यस सर। ठीक है, तो स्टार्ट कर दे फिर। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड स्टडी कर चुके हैं, राइट। नस्ट इक्वेशन स्टडी कर चुके हैं, बहुत कुछ स्टडी किया है हमने। गैल्वेनिक सेल पूरा पढ़ लिया हम लोगों ने। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्लासिफिकेशन बताया था आप लोगों को कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है। वहाँ पे आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना मिलता है डेल्टा जी, वो भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने सीखा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। बट यहाँ पे क्या है, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो बताया जाएगा, बट आई थिंक एक बार पहले मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जब हाइड्रोजन मैंने चैप्टर पढ़ाया था 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोलिसिस। देख सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस जो है, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो क्या करेगा, वो जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल है, सेल के अंदर कैथोड होगा, एनोड होगा। मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है, जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होगा, और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होगा। इससे पहले जब हमने स्टडी किया था, इससे पहले हम क्या स्टडी किए थे, गैल्वेनिक सेल वहां पे उल्टा होता था, राइट। तो एनोड यहाँ पे पॉजिटिव होगा, कैथोड नेगेटिव होगा, और वो इलेक्ट्रोड होगा, और बीच में सॉल्यूशन जो है वहाँ पे आप इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट जो है ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे, उसमें कैटायन और एनायन होंगे। वो कैटायन और एनायन क्या है, कैथोड या एनोड की तरफ मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस। और जब वो मूव करेंगे तो क्या होगा, कुछ रिएक्शंस होंगी, राइट। इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, या वो हो सकता है कि कुछ आयंस जो है वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाए, या कुछ गैसेस हमको मिल जाए वहाँ पे इलेक्ट्रोड पे, सब पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे फर्स्ट लाइन जो है वो है इलेक्ट्रोलाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन which in fused state can conduct electricity। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या है, उसमें कैटायन और एनायन होगा। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। ध्यान रखना यहाँ पे आप जो भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे ना, उसमें कैटायन और एनायन होंगे, और वो दोनों मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस मिलेगा। ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 जो है, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट टू ब्रिंग आउट केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब वही है कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करना है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपको केमिकल एनर्जी या केमिकल चेंज में कन्वर्ट कर रहा है। और क्योंकि यहाँ पे कैटायन और एनायन जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, और कैथोड और एनोड जो है वहाँ पे आपको पता है कि कैथोड पे रिडक्शन और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो एक तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे चलेगा। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में भी ऐसा ही चलता था। ठीक है, चलिए। उसके बाद है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस और डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हो सकता है जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग हो। अगर स्ट्रॉन्ग है तो बहुत जल्दी आयन मिल जाएंगे, और जितनी जल्दी आयन मिलेंगे उतना जल्दी वो रिएक्ट कर सकता है। हो सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, तो हो सकता है टाइम लग जाए। सेकंड पॉइंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते रहोगे आप, तो ज्यादा आयंस मिलेंगे आपको, ज्यादा नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे, तो आपको क्लियर है कि उतना ज्यादा डिपॉजिट होंगे वो कैथोड या एनोड पे, जो भी है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है द चार्ज डेंसिटी फ्लोइंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। पॉइंट नंबर 3 जो है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी से मतलब क्या है, जो भी एलिमेंट है उस पर चार्ज कितना है। जैसे मान लीजिए एक +1 वाला चार्ज कैटायन है, और एक +2 वाला चार्ज है। +2 वाला कैटायन है, मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट बोल सकते हैं। तो उसमें से जो जिसपे +2 चार्ज है वो इजीली मूव करेगा कैथोड या एनोड की तरफ, राइट, क्योंकि उसकी टेंडेंसी ज्यादा है रिएक्ट करने की। क्लियर होता है, वो आसानी से वो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि उसके पास डिफिशियंसी ज्यादा है। तो ये रिएक्टिविटी बेसिकली डिपेंड भी करता है कि चार्जेस क्या है। एंड पॉइंट नंबर 4 द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब जो इलेक्ट्रोड है, राइट, उसका रिएक्टिविटी पे भी मैटर करेगा कि वो कितनी है। ठीक है, वो कितना इजीली अट्रैक्ट कर रहा है जो भी आयंस है इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है उनको। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, कि जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। उसके बाद आई थिंक ये हम स्टडी कर चुके हैं, एक्टिव और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड मैंने बताया था, अटैकेबल और नॉन अटैकेबल बताया था। तो एक्टिव क्या होगा, जो ऐसा इलेक्ट्रोड जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और एक्टिव इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसका एग्जांपल गैल्वेनिक सेल में भी होता है, आप लोग स्टडी कर चुके हैं, राइट। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे गैल्वेनिक में क्या होता है।
जो है उसका तो एनोड और जो सीयू है उसका कैथोड। होता क्या था कि जो जिंक है ना, वो जिंक जो रोड था वो कन्वर्ट होता था किसमें, से जिंक रोड में जो Zn प्रेजेंट था वो Zn+2 में कन्वर्ट होता था और वो Zn+2 सॉल्यूशन में आ जाता था, राइट। तो सॉल्यूशन में Zn+2 बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है उसका मास कम होता है। जो जिंक है इलेक्ट्रोड वो Zn+2 में जा रहा है, अब यहाँ मास जो है डिक्रीज हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रोड खुद पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए उसका मास इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो उसको इनएक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड के लिए हम ग्रेफाइट या प्लेटिनम इन सबको यूज करते हैं, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड डिक्रीज होता है, और कॉपर इलेक्ट्रोड का मास इंक्रीजेस, ठीक है। उसके बाद इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहे हैं। इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर यूज मोस्ट कॉमनली जो होते हैं वो ग्रेफाइट और प्लेटिनम होते हैं, ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। चलिए, उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आई थिंक ट्रिक तो मैं बता ही चुका था आपको लास्ट ईयर, फिर से लिखा हुआ है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, वैल्यूज याद नहीं रखना, बट एटलीस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। मैं बता दूं कि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर है। आपको कोई भी दो मेटल दिया जा सकता है और आपको इतना पता होना चाहिए कि वो मेटल जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है या नीचे है, ठीक है। या हो सकता है दोनों मेटल या दोनों एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर वाले हो, तो आपको ये भी याद रखना जरूरी है कि कौन सा मेटल ऊपर आ रहा है बहुत ज्यादा, कौन सा मेटल नीचे है। तो उसी के लिए ट्रिक बनाया गया, आप लोग याद करेंगे समझ में आ जाएगा। हाँ, बट ये जरूर बताना चाहूंगा कि सबसे ऊपर जो एलिमेंट्स है ना, देखो आप, सबसे ऊपर वाली जो एलिमेंट है लिथियम से मैग्नीशियम तक आप चेक करो, मैग्नीशियम तक देखो आप, एस ब्लॉक को पता है, एस ब्लॉक एलिमेंट, और एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, हमें पता है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट वो मेटल जो उसमें रिडक्शन नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, इसीलिए जो मेटल जो उनका रिडक्शन पोटेंशियल आप देखो नेगेटिव लिखा हुआ है, आरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, ठीक है। और जो नीचे एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें आपको देखो हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे कॉपर हो गया, ठीक है, उसके बाद आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। और सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो फ्लोरीन का, फ्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो आपको रफ यस सर। आइडिया है, ध्यान रखना है इतना। इसके अलावा, उसके अलावा एक एक लाइन आप देखिए, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है -0.828 लिखा हुआ है, ये देखिए। और मैंने आपको बताया था कि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, लास्ट क्लास में बताया था, -0.83 बताया था, नियरली इतना ही है। और ऑक्सीडेशन, हाँ, ये रिडक्शन पोटेंशियल का है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल, और किसी ने पूछा भी था कि सर वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों सेम क्यों नहीं है, राइट। तो मैंने वहां पे एक्सप्लेन भी किया था, क्लियर हो रहा है। तो चलिए, मैं वापस से बता रहा हूँ आप लोगों को कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट्स को आपको ध्यान रखना है एटलीस्ट, एटलीस्ट इस तरीके से याद रखना है कि हाँ, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, फिर उसके बाद पी ब्लॉक के एलिमेंट आना स्टार्ट हो गए, टिन और लेड हो गया, क्लियर हो रहा है। इस तरीके से याद रखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, वाटर को भूलना मत, वाटर वाला रिडक्शन पोटेंशियल जस्ट जिंक के ऊपर आता है, सिर्फ इतना ध्यान रखो, क्योंकि हो सकता है वाटर भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास बहुत सारे। चलिए, एक और पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा। जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो नीचे वाले मेटल्स होंगे या नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे, जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं इस सीरीज में, उनके रिडक्शन के चांसेस ज्यादा है, वो रिडक्शन में वो रिड्यूस होंगे, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, सिंपल। तो जो नीचे वाले एलिमेंट्स है उनके रिडक्शन के चांसेस ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो क्योंकि उनका रिडक्शन हो रहा है इसलिए उनका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा, इसीलिए जो नीचे वाले एलिमेंट्स है वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो नीचे है वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऊपर है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। चलिए, अब चलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलिसिस की हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। हम बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे और देखेंगे कि वो इलेक्ट्रोलाइट जो है, जब भी उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। सर तो सर आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है। यस, आवाज ब्रेक हो रही है आज। आवाज ब्रेक होने का एक रीजन ये भी है कि शायद नेटवर्क जो है, नेटवर्क
नेटवर्क ठीक है वैसे यार, थोड़ा मौसम का प्रॉब्लम है यहाँ पे। ज्यादा हो रही है क्या, ज्यादा ब्रेक हो रही है? बीच बीच में सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रहे हैं आप, फिर बाद में कंटिन्यू बीच में होगा। मतलब नॉर्मल रहता है, फिर बीच में ऐसे रैंडमली 5 या 6 सेकंड तक कुछ सुनाई नहीं देता वैसे। यस सर। अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है? तो आराम से सुन लेना बैठ के। अब यस धीरे सर। धीरे बोलूंगा, टेंशन मत लो, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, है ना? आपसे ध्यान से सुनना। हाँ सर। अब हम वन बाय वन, आप रिकॉर्डिंग का बोल दिया इसका मतलब ये यहाँ सुनना नहीं है, ठीक है? भेजूंगा सबको नहीं, जिसको मन किया उसको भेजूंगा, मतलब जरूरी नहीं भेजूंगा, मुझे ठीक लगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, इसलिए सुनना पूरा है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, पहले हम ऐसा इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जैसे प्लेटिनम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है? ऐसे 4-5 एग्जांपल है। फिर हम एक्टिव इलेक्ट्रोड की भी बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ एक्वस CuSO4 लिखा हुआ है, एक्वस लिखा हुआ मतलब वाटर है वहां पे। तो पहले तो आप सभी कंपाउंड्स लिख दो, H2O है वहां पे, राइट? और CuSO4 जो है अगर इसका मतलब Cu+2 भी है और सल्फेट भी है। ये तीन है, ऐसा बोल सकते हैं, तीन स्पीसीज है, H2O है, Cu+2 है और सल्फेट है, ये तीन स्पीसीज है आपके पास उस सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट में। अब कैथोड की बात करेंगे, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन के लिए अप्रोच कौन करेगा? कैथोड पे रिडक्शन होता है तो रिडक्शन के लिए अप्रोच कौन करेगा? रिडक्शन के लिए या इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए वही जाएगा जिसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी है। तो रिडक्शन के लिए कंडीशन आप देख सकते हैं, एक तो Cu+2 जो है वो रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि उस पर +2 चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सल्फेट तो ऐसा करेगा नहीं, उसमें -2 ऑलरेडी है, तो वो तो जाएगा नहीं रिडक्शन के लिए। और वाटर क्योंकि न्यूट्रल है, तो उसका चांसेस आप दोनों तरफ कंसिडर करेंगे, हो सकता है वाटर रिड्यूस भी हो जाए, हो सकता है वाटर ऑक्सीडाइज भी हो जाए। तो मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, दोनों में से कौन सा सही होगा उसकी भी बात की, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा फाइनली उसी का रिडक्शन होगा, ठीक है? क्लियर है? और ये कैसे पता चलेगा? इसी के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आइडिया होना चाहिए। तो शायद आपको याद होगा, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है ना? कॉपर जस्ट हाइड्रोजन के नीचे आता है, अभी मैंने बताया आपको, बट उसकी यस। रिडक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, राइट? यस सर। फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं क्या होगा। अगर Cu+2 अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो कन्वर्ट होगा Cu में, ठीक है? और अगर वाटर जो है, वाटर का जो रिडक्शन होता है, वाटर के रिडक्शन पे क्या रिएक्शन होता है? H2 मिलता है, मैंने बताया था, वाटर के रिडक्शन पे H2 मिलता है और यस। 2OH-। ये तो मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ आप लोगों को ऑलरेडी। तो इन दोनों में क्या है, दोनों में कंपटीशन चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। हमें दोनों का पोटेंशियल लिख देता हूँ, आप लोगों को वैसे याद तो नहीं करना है वो, तो मैं लिख रहा हूँ 0.34 वोल्ट है इसका, तो हाइड्रोजन के नीचे आता है इसलिए पॉजिटिव है, और इसका आता है -0.83 वोल्ट, ठीक है? तो देख सकते हैं ज्यादा पोटेंशियल किसका है, ज्यादा पोटेंशियल जो है ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव जो है वो तो किसी भी हाल में ज्यादा ही होगा। तो Cu+2 जो है ना, उसका रिडक्शन होगा, इसलिए वो वाला रिएक्शन था मैंने, और जो H2O है वो रिएक्शन नहीं होगा, तो उसको क्रॉस कर दिया। कैथोड पे सिर्फ कॉपर जो है, मतलब कैथोड पे आपको कॉपर जमा होता रहेगा, डिपॉजिट होता रहेगा, ये हो गया। एनोड की बात करते हैं, अब एनोड पे भी कंपटीशन चल रहा है, एनोड या तो सल्फेट है, या फिर वाटर, दोनों में कंपटीशन चल रहा है, ठीक है? चलिए, जब वाटर जो है, वाटर का जब ऑक्सीडेशन होता है, तो वाटर के ऑक्सीडेशन पे O2 गैस मिलता है, आपको पता होगा, हाफ O2 मिलता है, ठीक है? रिएक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये रिएक्शन में मैं बता चुका हूँ। और वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी मैं आपको बता चुका हूँ, ध्यान रखना। ऊपर जो मैंने पोटेंशियल लिखे थे ना, कॉपर के और वाटर के, वो रिडक्शन थे दोनों के, कैथोड पे रिडक्शन होता है। और एनोड पे मैं जो लिख रहा हूँ ना, OX यहाँ पे लिखा, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहा हूँ, आसान रहेगा कंपेयर करने में। तो इसका -1.23 वोल्ट होता है। और जब सल्फेट सल्फेट जब सल्फेट का जब ऑक्सीडेशन होता है ना, तो एक्चुअली में स्ट्रक्चर मिलता है S2O8-2। वैसे इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही रेयर चांसेस में ऐसा होगा। इस जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ना, इसका होता है -2.05। देखो, सल्फेट जो है ना, एक बल्कि एनायन है। जो भी बल्कि एनायन होते हैं ना, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, इनके चांसेस, अगर इनके सामने कोई है कंपटीशन में ऑक्सीडेशन के लिए, तो ये जो है ना, ये ऑक्सीडेशन में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि बहुत बल्कि है, उतना इजीली अप्रोच नहीं कर पाएंगे एनोड को, इतना मोबाइल
मोबिलिटी इनका उतना नहीं है, राइट, समझ में आ रहा है, बल्कि है तो उतना आसानी से मूव नहीं और डिसाइड करता है बहुत सी चीजें हैं। जैसे कंसंट्रेशन, आपको पता है कि जो पोटेंशियल है वो कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप कंसंट्रेशन बहुत ही कम ले लेंगे किसी की, तो फिर हो सकता है वो रिड्यूस ही ना हो, भले उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो, ठीक है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ जो बल्कि एनायन होते हैं ना, उनका टेंडेंसी थोड़ा कम होता है ऑक्सीडाइज करने का, और अच्छी बात है कि वही जाएंगे, राइट। जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ CuSO4 लिखता, एक्वस नहीं लिखता, मैं CuSO4 जो सॉलिड है उसको मेल्ट करके उसी को रख देता एज ए इलेक्ट्रोलाइट, और सल्फेट जो है एनोड पे जाता, वहां पे वाटर होता ही, बट यहाँ पे क्योंकि वाटर है तो वाटर चली जाएगा, ठीक है। और रिडक्शन आप सॉरी ऑक्साइड नो डाउट ज्यादा है, ये बिल्कुल सही है। और आज हो सकता है थोड़ा नेट का इशू रहेगा बारिश की वजह से, तो कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला आप लोगों को? सुनाई तो दिया ना पूरा? अगर सुनाई नहीं देगा, मान लीजिए डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ मैं या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, आप लोग नेटवर्क इशू कंप्लीट हो गया, तो आप यहाँ पे मैसेज नहीं करना है, क्योंकि जूम से तो मैं स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ, मुझे मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं आता। जो कोई भी आईपैड या फिर लैपटॉप में देख रहा होगा ना, चलिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस, ठीक है, जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। अब देखो, O2 गैस के साथ H+ भी है। अच्छा बताइए ध्यान से, जब ये चलिए बात करते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो ही रहा है आज। तो देखो मैं बता रहा था, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा था। आपको पता ही है कि कैथोड पे क्या हो रहा है और एनोड पे क्या हो रहा है। तो जो भी रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन मतलब जो फाइनल सॉल्यूशन बच जाएगा ना इलेक्ट्रोलाइट में, कुछ तो चला गया कैथोड एनोड पे, फाइनली जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बच गया, आप देख सकते हैं कि कैथोड पे तो Cu+2 जो है वो रिड्यूस हो रहा है, और एनोड पे क्योंकि वाटर जा रहा है, तो अब वाटर वाले रिएक्शन को देखिए, वाटर वाले रिएक्शन में O2 तो जो है वो तो चला गया एनोड पे, गैस है। H+ जो है वो तो बच जाएगा ना, H+ बच जाएगा सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूशन में H+ बच रहा है, जैसे जैसे रिएक्शन होगा H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहेगा। रिजल्टिंग सॉल्यूशन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है मतलब pH डिक्रीज होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का भी हो रहा है, उसमें जैसे जैसे टाइम जाएगा ना पीएच डिक्रीज होता रहेगा सॉल्यूशन का, ठीक है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल में है CuSO4 मोल्टन, मतलब CuSO4 को मेल्ट करके रख दिया है। यहाँ पे कंपटीशन जो है, अब यहाँ पे कैथोड या एनोड पे जाने के लिए सिर्फ आपके पास एक तो Cu+2 है और सल्फेट है, और वाटर है ही नहीं एक्चुअली में। तो अगर Cu+2 है तो Cu+2 जो है वो तो कैथोड पे रिड्यूस होगा कुछ इस तरीके से, इसी के चांसेस है, और कोई चांस ही नहीं है वहाँ पे। और क्योंकि ऑक्सीडाइज होने के लिए एनोड पे जाने के लिए और कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर सल्फेट को ही क्या करना पड़ेगा, सल्फेट को ही ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, सल्फेट ही ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। ये सल्फेट ऑक्सीडाइज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। बट जब भी कंपटीशन रहेगा सल्फेट का किसी से, तो उसके बहुत कम चांसेस हैं ऑक्सीडाइज होने के, ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करने के। आई थिंक ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 मोल्टन था। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखना है एक्वस लिखा हुआ है या मोल्टन लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है,
थर्ड केस जो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, इसको ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा यहाँ से एक नया ट्रिक भी आएगा, कुछ नया लॉजिक भी आएगा यहाँ से। तो देखो, सबसे पहले मैं लिख दूं एक्वस है, इसका मतलब वाटर है आपके पास, और Na+ भी है, और Cl- भी है। ये तीन है, तीन स्पीशीज है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो कौन कंपटीशन में है? Cl- है और वाटर है, ये दोनों कंपटीशन में है। Cl- क्या करता है? Cl- जो है वो क्या करेगा, 2Cl- जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Cl2+2 इलेक्ट्रॉन, कुछ ये रिएक्शन होगा। और H2O जो है, H2O का आपको पता है ऑक्सीडेशन वाला में हाफ O2 बनता है, O2 गैस बनता है, बता चुका हूँ, हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना समझ में आता है? तो ये रिएक्शन चल रहा है। मैं रिडक्शन पोटेंशियल भी सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख देता हूँ दोनों का। जो क्लोरीन है ना, उसका पोटेंशियल होता है -1.36। ध्यान रखना ये ऑक्सीडेशन है, मैं यहाँ पे EOX लिख देता हूँ, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग अच्छे से जानते हैं, -1.23 है, वोल्ट है। ठीक है, कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे Na+ भी है, सॉरी Na+ और कंपटीशन वाटर में चल रहा है। तो Na+ जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बनाए। वैसे तो आपको पता है बहुत कम चांसेस है कि मेटल रिड्यूस हो, राइट, बट फिर भी पॉसिबिलिटी तो सब लिखेंगे हम। और H2O जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 का फॉर्मेशन करेगा, और 2OH-। ये रिएक्शन होगा कैथोड का। दो पॉसिबिलिटीज है। सोडियम के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल आता है वो आता है -2.71, ये ई नॉट रिडक्शन है। ठीक है, और जो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल है ना, वो मैं लिख रहा हूँ, वो होता है -0.83। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, आपको याद भी रखना होगा, याद रखोगे तो सही रहेगा। चलिए, अब एनोड की बात करते हैं, एनोड पे क्या सही है। चलो पहले कैथोड की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा। कैथोड पे सोडियम और वाटर में से आप देख सकते हैं ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड के लिए मैं रिडक्शन लिख रहा हूँ, एनोड के लिए मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहा हूँ, पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। तो कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो -2.71 और -0.83 में नो डाउट -0.83 ज्यादा है, तो वाटर जो है वाटर रिड्यूस हो जाएगा, और जो सोडियम है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये हो गया। हाँ एनोड पे सर। क्या होगा? एनोड पे Cl- और वाटर में से आप बताइए कि क्या होगा, पहले इतना बताओ फिर मैं क्लियर करता हूँ। सर वाटर का हो वाटर। जाएगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा? वाटर का। वाटर का। वाटर का ज्यादा है, सिंपल सी बात है, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो वाटर होना चाहिए, बट एक्चुअली में Cl- का हो जाता है। अब इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पूछा तुम लोगों से कि कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा, तो वो प्रॉब्लम में समझाऊंगा आपको कि होना चाहिए था वाटर का, बट हो रहा है Cl- का, मतलब कुछ ना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनना। वाटर डिकम्पोज होता है ना, तो जब भी वाटर डिकम्पोज होता है ना, तो वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। वाटर को डिकम्पोज होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, ये सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, बहुत से पैरामीटर है, बट हम सिर्फ इसी से टारगेट करते हैं। तो क्या होगा कि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल, नो डाउट वाटर जाना चाहिए, वाटर ऑक्सीडाइज होना चाहिए, बट वाटर जो है वो उसका डिकम्पोजिशन बहुत ही स्लो होता है। इतना स्लो होता है कि आपको उसको डिकम्पोज करने के लिए बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और जो एनर्जी आप दोगे उसके लिए, आप नो डाउट आपने बैटरी लगा रखा है, तो आप वोल्टेज के फॉर्म में दोगे, सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। तो आपने जैसे ही वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज अगर आप बढ़ा दोगे, एक्स्ट्रा वोल्टेज आपको देना पड़ेगा इस केस में, राइट। जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आप दे रहे हो ना, उसको ओवर वोल्टेज बोला जाता है। सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है ओवर वोल्टेज। द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O इज वेरी स्लो प्रोसेस बिकॉज ऑफ हाई एक्टिवेशन एनर्जी। नो डाउट आपको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है तो प्रोसेस स्लो होता है। तो H2O को डिकम्पोज कराने के लिए आपको एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे वोल्टेज जो है, ये कैसे लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत है, और जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आप दे रहे हो ना, उसी को ओवर वोल्टेज बोलते हैं। तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आप देते हो ना, वो कितना है आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं वाटर के केस में बता रहा हूँ आपको कि वाटर के केस में जो आप एक्स्ट्रा वोल्टेज देते हो ना, वो नियरली 0.26 होता है। ठीक है, तो उसको मैं चलो नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी मैं ये बताने वाला हूँ कि वाटर जो है, जैसे रिएक्शन लिखा हुआ वाटर वाला, तो वाटर का जो भी ऑक्सीडेशन होगा, वैसे होना चाहिए था, ये ऑक्सीडेशन होना चाहिए था -1.23, बट -1.23 में आपको ओवर वोल्टेज भी ऐड करना पड़ेगा। ओवर वोल्टेज इसलिए ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वाटर का जो डिकम्पोजिशन है बहुत स्लो है। जो ओवर वोल्टेज होता है वो नियरली 0.26 के आसपास होता है, तो दोनों को ऐड करो, -1.49 हो गया।
अब जैसे ही -1.49 हुआ, अब ऊपर चलते हैं। अब ऊपर मुझे बताइए, अगर मैं वाटर की जगह वाटर का ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मैं -1.49 लिख देता, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि Cl- जो है वो एनोड पे जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि अब वाटर का जो है वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो गया। समझ में आता है इतना? समझ में यस आता सर। है इतना? ठीक है, इससे चलिए देखो, ये एक्वस NaCl लिखा मैंने, कुछ भी आ जाए दिमाग नहीं लगाना अपना, एक्वस NaBr आ गया तो, क्योंकि Br का पोटेंशियल अलग है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे वहां पे। ये एक्वस NaCl के लिए था। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक्वस NaBr वाला एग्जांपल लिया है। तो क्या होता है, तो एक्वस NaBr मतलब फिर से यहाँ पे वाटर होगा, Na+ होगा और Br- होगा। अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ, थोड़ा फास्ट लिखूंगा कि कैथोड पे क्या होगा। कैथोड पे कंपटीशन है सोडियम में, तो या तो सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करके कुछ ऐसे हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा आपको पता है कि वाटर भी है, तो जो वाटर है उसका भी रिडक्शन हो सकता है। तो वाटर के रिडक्शन में रिएक्शन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, H2+2OH-। एनोड पे ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, तो Br- 2Br- गिव्स Br2+2 इलेक्ट्रॉन। एंड ऑक्सीडेशन जो है वाटर का, वाटर के ऑक्सीडेशन में आपको मिलता है हाफ O2 2H++2 इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल सबके मैं लिख देता हूँ। सोडियम का जो है -2 होगा, जो H2O है उसका हमें पता है -0.83 होगा, और जो Br2 होता है ना उसका होता है -1.08, ठीक है। और जो वाटर है उसका -1.23 होता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर चेक करेंगे, कैथोड वाले में चेक करेंगे। सोडियम तो नो डाउट कभी रिड्यूस होगा ही नहीं, तो वाटर ही जाएगा, वहां तो क्लियर हो गया। ऊपर जो लिखे हैं मैं फिर से बता रहा हूँ, कैथोड पे मैंने रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, ठीक है। और एनोड पे जब कंपटीशन हो रहा है तो मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब नीचे आते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका है? नो डाउट -1.08 ज्यादा है, राइट। -1.08 ज्यादा है तो Br ही जाएगा। अब अगर देखो, बिना बिना ओवर वोल्टेज कंसिडर किए ही H2O पीछे आ रहा है, ठीक है। आप ओवर वोल्टेज ऐड कर दोगे ना तो और भी पीछे चले जाएगा। यही तो हो रहा है, जैसे ओवर वोल्टेज ऐड किया था -1.49 हो गया था। तो सिंपल सी बात है कि आप चाहे आप बिना ओवर वोल्टेज के भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी Br ही जा रहा है। वहां पे क्योंकि वाटर जा रहा था ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था कि ओवर वोल्टेज कंसिडर करते वाटर पीछे हो गया था। बट यहाँ पे ऑलरेडी Br जा रहा है, Br जा रहा है, और आप अगर वाटर का ओवर वोल्टेज कंसिडर कर भी लेंगे ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैथोड पे H2 गैस मिलेगा और एनोड पे आपको Br2 गैस मिलेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, फिफ्थ एग्जांपल सिंपल सा है, मोल्टन NaCl, मतलब NaCl को मेल्ट करके रख दिया, बस वाटर नहीं है, तो सिर्फ Na+ और Cl- है। यहाँ पे तो सोचना ही नहीं है आपको, Na+ और Cl- में कैथोड पे Na+ जाएगा और एनोड पे Cl- जाएगा, बस कोई कंपटीशन ही नहीं यहाँ पे। तो ये हो गया सिंपल। बट ध्यान रखना है, जो भी एग्जांपल मैंने लिए वो तब थे जब कैथोड सॉरी इलेक्ट्रोड आपके पास इनर्ट था, जो रिएक्ट नहीं कर रहा था, इनएक्टिव था। अब जो है वो है इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। सबसे पहले इलेक्ट्रोड जिसका भी होगा वो मेटल्स होती है, राइट, मेटल्स होती है। मेटल का इलेक्ट्रोड में आप खुद सोचो, मेटल का अगर आप इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो मेटल पार्टिसिपेट कर सकता है, हमेशा सोचेंगे कि मेटल पार्टिसिपेट कर सकता है। और मेटल का टेंडेंसी होता क्या है? मेटल का ऑक्सीडाइज का टेंडेंसी होता है, ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी होता है। इसका मतलब प्रॉब्लम जो क्रिएट होगा ना वो एनोड पे होगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे फर्क नहीं पड़ेगा, कैथोड पे कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। अब अगर आप एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, राइट, तो कंपटीशन एनोड पे बढ़ेगा, क्योंकि वो एनोड वो इलेक्ट्रोड भी आ गया ऑक्सीडेशन के लिए रेडी है वो, ठीक है। कैथोड एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए, आई होप समझ में आया होगा जो भी मैंने बोला। अब वन बाय वन पहले मैं एनोड की बात कर लेता हूँ। एनोड के चांसेस किसके हैं? वाटर के चांसेस है। वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा ऑक्सीडेशन के चांसेस नो डाउट कॉपर के भी हो सकते हैं, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड आपने लिया है और एनोड पे ही कॉपर जो है वो आएगा, ऑक्सीडेशन के लिए मेटल ही आता है। तो Cu के भी चांसेस है। आप देख सकते हो कि जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है उसको मैं हमेशा एनोड पे देखूंगा कि हाँ वो एनोड पे कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्या, ये हो गया। उसके अलावा नो डाउट सल्फेट भी है, सल्फेट वाला रिएक्शन भी आप लोग लिख दीजिए, सल्फेट वाला भी लिख दीजिए। और ये सल्फेट वाला तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सल्फेट तो फेल हो जाता है। सल्फेट तो हमेशा जो है एक तरीके से फेल हो जाता है, सल्फेट तो कंपटीशन में रहेगा ही नहीं। तो आप सिर्फ वाटर और कॉपर को देखिए। वाटर बहुत ऊपर आता है, आपको पता है, कॉपर नीचे आता है बहुत।
तो रिडक्शन पोटेंशियल में नो डाउट कॉपर नीचे है तो कॉपर का ही रिडक्शन होगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है, वाटर का नहीं होगा। और सल्फेट का तो भी नहीं होगा। अच्छा, सल्फेट का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता, उसका भी एक लॉजिक है। उसमें सल्फर ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ नहीं सकता। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में अगर कोई है ही नहीं कंपटीशन के लिए, फिर तो उसको ऑक्सीडाइज होना ही पड़ेगा। ठीक है, यस सर। चलिए चलिए अब मैं वाटर की मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिख देता हूँ यार, वो थोड़ा क्लियर रहेगा। -1.23 और Cu का जो होता है वो होता है 0.34 +0.34, इसलिए Cu जा रहा था वहां पे। और कैथोड पे क्या है, कैथोड पे कुछ नहीं है, कैथोड पे कंपटीशन किस पे है, कैथोड पे कंपटीशन वाटर में है। और सॉल्यूशन में कौन है, Cu+2 है ना, तो Cu+2 और वाटर में कंपटीशन चल रहा है कैथोड पे। क्लियर, समझ में आ रहा है इतना। तो या यस तो सर। वाटर जो है, वाटर का रिडक्शन होगा, ठीक है, या फिर Cu+2 का होगा। आपको पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल Cu+2 का ही होना है, क्योंकि Cu+2 जो है वो नीचे आता है, सिंपल सी बात है, तो Cu+2 का यस। रिडक्शन होगा। आई थिंक ऊपर में थोड़ा प्रॉब्लम कर चुका हूँ, ये यहाँ पे -0.34 नहीं, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा, है ना। वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा मैंने ऊपर Cu का, इसलिए वो माइनस आएगा। फिर भी आप देख सकते हैं -0.34 जो है -1.23 से ज्यादा ही है। ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। यस ठीक सर। है, चलो कैथोड पे वाटर का रिडक्शन का जो रिएक्शन है उसको मैं लिख देता हूँ, H2OH-। ठीक है, बाकी पोटेंशियल भी लिख देता हूँ, चलो ये है -0.83 और ये है +0.34 वोल्ट। तो यहाँ पे तो जाएगा कॉपर, वाटर का कुछ नहीं होगा। तो कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एक्वस। सिल्वर नाइट्रेट एक्वस लिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी ठीक है। ये सब कैसे लिखे हुए रहेंगे कि क्या क्या लिया गया है, आपको सोचना है कि कंपटीशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, आपको वो सोचना है। तो सबसे पहले आप सभी पॉसिबल आयन लिख दीजिए कि AgNO3 तो Ag+ होगा, NO3- होगा, वाटर तो होगा ही, और ये 2 इलेक्ट्रोड ये भी है, इनको नहीं लिख रहा हूँ, बट इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए पहले कैथोड की मैं बात करता हूँ। कैथोड पे कौन जाएगा, देखो जो इलेक्ट्रोड है ना उनका कैथोड पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो इलेक्ट्रोड आपने लिए है ना वो मेटल है, और मेटल का ऑक्सीडेशन का चांसेस होता है, तो वो एनोड पे जाके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, हो सकता है एनोड पे कंपटीशन बढ़ा देंगे। कैथोड पे कंपटीशन अभी भी उतना ही है जितना पहले था। तो कैथोड पे अभी भी कंपटीशन किसका होगा, सिल्वर का होगा और वाटर का होगा। सिल्वर और वाटर में कंपटीशन है, सिंपल सी बात है। तो वाटर जो है जब उसका रिडक्शन होता है, तो वाटर के रिडक्शन से H2+2OH-, ठीक है, और सिल्वर के रिडक्शन से सिल्वर। आपको अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो आपको पता होगा सिल्वर बहुत ज्यादा नीचे आता है, हाइड्रोजन से बहुत नीचे आता है, ऑलमोस्ट सबसे नीचे रहता है जो सिल्वर है। यस। आप देख सकते हैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी 0.8 V होता है, और वाटर तो बहुत ऊपर था, उसका तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में आता है, ठीक है, -0.83। तो ऑब्वियस सी बात है कि सिल्वर ही है जो रिड्यूस होगा, वाटर नहीं होगा। एनोड पे क्या है, सबसे पहले चलो एनोड की बात कर लेते हैं। अब एनोड पे देखो कंपटीशन कहाँ पे है, नाइट्रेट है, नेगेटिव वाला बैठा है, यहाँ पे वाटर भी बैठा हुआ है कंपटीशन के लिए, यहाँ पे सिल्वर भी है, सिल्वर राइट। बट देखो सिल्वर का एनोड है, सिल्वर का एनोड है। अब आप देखो एनोड की बात कर रहे हो ना, एनोड पे क्या क्या हो सकता है, तो सिल्वर को ही आप कंसिडर करेंगे। एनोड पे बात कर रहे हैं तो एनोड जिस इलेक्ट्रोड का आपने लिया उसी की बात करेंगे। Cu कैथोड पे है तो उस पर बात ही नहीं करेंगे। अगर आप उसकी बात कर भी रहे हो ना तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि Cu जो है उसका ऑक्सीडेशन के चांसेस होंगे ही नहीं, क्योंकि वो हाइड्रोजन के वैसे भी नीचे आता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, बट फिर भी बोल रहा हूँ मैं, अगर आप एनोड की बात कर रहे हैं तो आप एनोड वाले इलेक्ट्रोड को ही देखिए कि वही डिस्टर्बेंस करेगा, हो सकता है वो खुद ही जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाए, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो देखो नाइट्रेट जो है उसका तो नो रिएक्शन लिखा जाता है, नाइट्रेट तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी +5 नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, इससे ज्यादा इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी नहीं, मूव करने में मोबिलिटी बहुत कम होता है, तो उतना जल्दी ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वाटर की बात करें, वाटर जो है अभी ऑक्सीडाइज होता है, तो यहाँ पे आई थिंक जो रिएक्शन में लिख रहा हूँ उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, बाकी जगह मैं हाफ और 2 लिखता था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। जो इनोट इसका आता है वो आता है -1.23, और सिल्वर जो है वो भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, सिल्वर इलेक्ट्रोड वाला। ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो सिल्वर का पोटेंशियल आता है -0.8, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल में सिल्वर बहुत नीचे आता है आपको पता है, तो ऑक्सीडेशन में उतना ही नेगेटिव होगा। अब अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे ना,
तो कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि वाटर और सिल्वर में अगर आप चेक करेंगे तो जो सिल्वर है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, राइट। सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा लग रहा है, ये वाला रिएक्शन होगा सिल्वर वाला, ये H2O वाला नहीं होगा। नाइट्रेट चांसेस ही नहीं है, वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, ठीक है। लास्ट एग्जांपल निकल नाइट्रेट वाला एग्जांपल लिया है मैंने। निकल नाइट्रेट यूजिंग Ni इलेक्ट्रोड, निकल का ही इलेक्ट्रोड मैंने लिया है। चलो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, पहले लिखे हुए ऑलरेडी, देखो कॉम्पिटिशन में कौन कौन है, Na+2 है और नाइट्रेट है, ये तो थे ही आपके पास, ठीक है। और सॉरी ये यहाँ पे मुझे एक्वस लिखना पड़ेगा, इसको मैंने एक्वस निकल नाइट्रेट आप लिखिए उसको। वाटर है, देखो जो ऊपर मैंने लिखा है वो कैथोड है, ठीक है। और एनोड पे मैंने निकल को ऐड कर दिया, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड होता है ना वो एनोड पे ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए निकल को लिखा, ठीक है। चलिए कैथोड की बात करते हैं। कैथोड पे Na+2 और वाटर में अगर आप चेक करेंगे तो जो Na+2 है, Na+2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ni में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर वाटर का रिडक्शन हो सकता है, ठीक है। वाटर का रिडक्शन का रिएक्शन आपको पता ही है क्या होता है, H2+2OH-, ठीक है। अगर बैलेंस, हाँ अब बैलेंस हो गया, ठीक है। एनोड पे बात करते हैं। एनोड पे क्या क्या हो सकता है, निकल बेटा है, निकल जो है वो खुद ऑक्सीडाइज कर सकता है, और वाटर के भी चांसेस है, वाटर के भी चांसेस है, वाटर खुद ऑक्सीडाइज कर सकता है, वाटर ऑक्सीडाइज करता है तो कुछ रिएक्शन इस तरीके का होता है, ठीक है। बात करते हैं Na+2 के रिडक्शन की। चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं, मैं पहले निकल के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर लेता हूँ। निकल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे +0.25 वोल्ट होता है, और वाटर का आपको पता ही है -1.23 होता है। तो यहाँ पे तो निकल जो है आगे निकल जाएगा, वाटर पीछे रह जाएगा, क्योंकि आपको निकल का ऑक्सीडेशन पता है, तो निकल का रिडक्शन -0.25 होगा, आपको पता है। और वाटर का क्या होता है, -0.83 होता है, तो वहां पे भी निकल जीत जाएगा। तो आप देख सकते हो कि पूरे जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसके अंदर निकल ही है जो पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है, तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का अगर आइडिया है तो ये आप समझ पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आई होप क्लियर हुआ। ये एग्जांपल 5 मैंने इनर्ट में लिए थे, 3 यहाँ पे लिए, टोटल 8 एग्जांपल है और सफिशिएंट एग्जांपल्स है। यस सर। यस। चलिए उसके बाद है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बेसिकली यहाँ पे 2 लॉज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो फर्स्ट लॉ है वो बोलता है कि जो भी जो भी एलिमेंट है, जो भी मेटल है, या जो भी इन जनरल एलिमेंट बोल रहा हूँ, जो भी एलिमेंट डिपॉजिट हो रहा है ना किसी भी इलेक्ट्रोड पे, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, या फिर कोई भी गैस लिबरेट हो रहा है, ठीक है, वो जो है वो डिपेंड करता है कि उस पूरे इलेक्ट्रोलिसिस में या उस पूरे सेल में कितना चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है। मतलब मेटल का जो डिपॉजिट होना है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि पूरे रिएक्शन में कितना करंट फ्लो हो रहा है। इनडायरेक्टली बोल सकते हैं करंट करंट भी जो है कहीं ना कहीं चार्ज से रिलेटेड है। तो जो फर्स्ट लॉ है उसको मैं स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूँ। द मास डिपॉजिटेड, रिलीज्ड और प्रोड्यूस्ड ऑफ ए अमाउंट ऑफ चार्ज पास इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, बिल्कुल वही है। जो W है दैट इज मास ऑफ, बोल सकते हैं कि मास ऑफ एलिमेंट बोल सकते हैं, या मास डिपॉजिटेड यहाँ पे बोल सकते हैं। W को यहाँ पे बोला जाएगा मास डिपॉजिटेड। मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q व्हिच इज यहाँ पे, ये जो Q है दैट इज चार्ज, चार्ज बोलेंगे, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आपको लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे Z लगाया मैंने। और Z को क्या बोला गया है ध्यान रखना। ये फॉर्मूला कैसा है उसकी भी बात करेंगे। Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। अब इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्यों बोला, क्योंकि Z का जो टर्म है, Z जो है उसमें भी कहीं ना कहीं इक्विवेलेंस वाला कॉन्सेप्ट आता है, ये समझाया जाएगा आगे, अभी के लिए सिर्फ ध्यान रखना है। यूनिट की बात करते हैं Z की, तो Z का जो यूनिट होगा वो W/Q होगा, मतलब फॉर्मूला Z जो होगा W/Q आएगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे Z जो है दैट इज वो आएगा W/Q। तो W है वेट है, आप मास की बात कर रहे हो तो वो तो केजी में होगा या ग्राम में हो सकता है, तो केजी पर कुलम हो सकता है या फिर ग्राम पर कुलम हो सकता है, ठीक है। चलिए अब ये फर्स्ट लो को फॉर्मूला कैसा है उसकी बात करते हैं, तो ध्यान से समझना। मैं एक रिएक्शन लिखा, मैंने रिडक्शन रिएक्शन लिखा हुआ है जिसमें M+X जो है, M+X एक कैटायन है जो X इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट होता है। ये कहाँ पे हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है ये कैथोड पे हो रहा होगा। कैथोड पे ऐसा होता है, तो कैथोड पे M जो है कोई मेटल है वो डिपॉजिट हो रहा है या कोई एलिमेंट है। तो आप कैसे लिखेंगे कि X मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन डिपॉजिट। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए कि X मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं ना, X मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, या X मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी गेन कर रहा है तब आपको 1 मोल
मेटल डिपॉजिट हो रहा है। और ये मैंने कैसे बताया, ये मैंने बैलेंस इक्वेशन से बताया, आप लोग देख सकते हैं बैलेंस इक्वेशन से कि x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन डिपॉजिट 1 मोल ऑफ मेटल जाएगा, 1 बाई x मोल हो जाएगा। चलिए अगर 1 बाई x मोल हो गया मेटल का, ठीक है, तो उसका उसका वेट कितना होगा, 1 बाई x को आप मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिक वेट से, तो एटॉमिक वेट को 1 बाई x को मल्टीप्लाई करोगे एटॉमिक वेट से तो क्या बन जाएगा, एटॉमिक वेट डिवाइड बाई x। ये ग्राम हो गया, ये वेट हो गया उस मेटल का जो जो डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, 1 मोल के लिए था ये, बट आपको क्या पता कि कितने मोल एक्सचेंज हो रहे हैं। तो हमने इन जनरली बात की कि अगर n मोल इलेक्ट्रॉन जो है, n मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, जो 1 के लिए था उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली ये आपको ध्यान रखना है, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय x इंटू n, ये इतना ग्राम जो है वो मेटल का या एलिमेंट का डिपॉजिट होगा कैथोड पे। इस रिएक्शन के हिसाब से मैंने कैथोड बोला, ठीक है, ये समझ में आता है यहाँ तक। तो ये तो यस अमाउंट सर। का हो गया, W मैंने W इक्वल टू Z क्यू लिखा था ना, तो W की बात तो हो गई, वेट की बात हो गई। अब क्यू मतलब चार्ज की बात करते हैं कि चार्ज को कैसे रिलेट करेंगे। तो उसके लिए देखो, लेट आई एम्पियर करंट वाज पास फॉर टी सेकंड, आई एम्पियर करंट जो है वो पास हो रहा है टी सेकंड के लिए, ठीक है, तो चार्ज क्या होगा, आई टी होगा। ये जो क्यू है यहाँ पे ये है टोटल चार्ज, आपको पता है कि टोटल चार्ज जो है इतना पास हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको इतना पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1 फेराडे। तो खुद सोचिए आप, आपको टोटल चार्ज पता है, आपको टोटल चार्ज पता है, आपको इतना भी पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज आपको पता है, आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, तो क्या आप मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, आप मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। आपको टोटल चार्ज को डिवाइड करना है, टोटल टोटल चार्ज को डिवाइड करना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, समझ में आ रहा है। तो आप टोटल चार्ज को अगर डिवाइड करेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ना, तो नंबर ऑफ मोल मिलेगा, और नंबर ऑफ मोल आपको पता होगा, मैंने n कंसिडर किया था ऊपर, आप देख सकते हैं n। तो ये जो आई टी बाई एफ जो है ये क्या हो जाएगा, ये n के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, ठीक है। चलिए तो देखो, अब जो है, अब मास डिपॉजिट वाला फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, ए डब्ल्यू बाई एक्स इंटू एन, ये वाला फॉर्मूला लिखा था मैंने। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, एन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अभी हमने फॉर्मूला निकाला है इनका, आई टी डिवाइड बाई एफ। तो एन की जगह मैंने लिखा यहाँ पे, देख सकते हैं आई टी बाई एफ लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी टर्म्स आ रही है उसमें मैं बता दूं कि ए डब्ल्यू एटॉमिक वेट है, करंट है, टी जो है यहाँ पे टाइम है, ठीक है, एफ जो है फेराडे है, उसका वैल्यू तो फिक्स है, और एक्स क्या है यहाँ पे कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे थे जब मेटल एक्स इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में कन्वर्ट हो रहा था, राइट। चलिए अब इसमें से जो इतना टर्म है ना, ए डब्ल्यू सॉरी एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एफ, इस पूरे को तो बोल दिया मैंने जेड, इस पूरे को तो बोल दिया जेड, और उसके अलावा बच गया आई टी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी हो गया, और आई टी जो है उसको फाइनली बोल दिया, वो चार्ज होता है आई इंटू टी। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था शायद, कब से ऑडिबल नहीं है, एक बार ये बताओ मुझे, कब से ऑडिबल नहीं है, बहुत बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है क्या। अगर बोल नहीं सकते तो लिख सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। सर तो वो स्लाइड शो। सर डेरिवेशन वो कंप्लीट ये हो गया सब था। ठीक है, अच्छा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो डेरिवेशन के बाद मैं खुद डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कुछ ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है चलिए, एक मिनट, अब देखना पड़ेगा किधर है वो। हाँ, तो डेरिवेशन कंप्लीट हो गया था, यस राइट। सर। यस सही सर। है, तो W इज इक्वल टू जेड क्यू फाइनली आ गया था। वहां पे Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और Z का फॉर्मूला क्या होगा, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय X इंटू एफ। वहां पे X क्या है, जो X है वो है, ध्यान रखना है कि मेटल जो है वो X इलेक्ट्रॉन गेन करके, सॉरी कैटायन जो है वो X इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में कन्वर्ट हो रहा है।
तो 1 मोल मेटल को डिपॉजिट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, एक्चुअली में वो एक्स का वैल्यू है, ध्यान रखना। और क्लियर होगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे और ज्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए फॉर्मुला ध्यान रखिए, W इज इक्वल टू जेड क्यू, इसी फॉर्मुले पे क्वेश्चन होंगे इसमें। और जेड का फॉर्मुला क्या है, AW डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है सेकंड लॉ। बहुत ही सिंपल है, इसकी जरूरत तो वैसे नहीं पड़ेगा आपको कभी भी, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस सी बात बोली है इसने। जैसे W इक्वल टू जेड क्यू में अगर आप चार्ज को कांस्टेंट कर देंगे तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड ही होगा, सिंपल सी बात है, राइट। अगर आपको चार्ज को कांस्टेंट कर देंगे तो W जो है वो डायरेक्टली जेड पे ही तो डिपेंड करेगा। तो क्योंकि W अगर जेड पे डिपेंड कर रहा है तो W1/W2 क्या हो जाएगा, Z1/Z2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं है कि नया कुछ है, बाकी जो पहले वाला लो है उसी को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। तो कब होगा, जब दो सेल जो है उनको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उनसे सेम चार्ज फ्लो होगा। तो जब दो सेल को सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो उससे क्या होगा, टू जेड होगा। और क्योंकि जेड जो होता है ना होता है, और आप लोग ध्यान से देख के बताना, इक्विवेलेंट वेट है क्योंकि होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और ये एक्स जो है एन फैक्टर ही है एक्चुअली में। आप खुद सोचिए, जो मेटल था, जैसे एल्यूमिनियम लिया मैंने, एल्यूमिनियम +3 है, वो थ्री इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसका एन फैक्टर 3 होता है, इसलिए वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जो एक्स है ना यहाँ पे वो एन फैक्टर है। समझ में आता है इतना, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बताइए। चलिए सर। ठीक है, चलिए तो वैसा बोल सकते हैं कि W1/W2 इज इक्वल टू Z1/Z2, और Z1/Z2 की जगह E1/E2 लिखना ज्यादा ठीक रहेगा। E1/E2 क्यों लिखा उसने, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इक्विवेलेंट मास पे डिपेंड कर रहा है। E1 को है जो मैं E को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म्स यहाँ पे है करंट इफिशियंसी। जो करंट इफिशियंसी है उसका मीनिंग क्या है, जैसे क्या होता है कि आप केमिकल रिएक्शन से इतना फाइंड आउट कर लेते हो कि इतना मास डिपॉजिट होना चाहिए। आप सोचोगे कि ठीक है 100 ग्राम डिपॉजिट होना चाहिए, बट एक्चुअली में उतना होता नहीं है, जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उससे कम ही होता है। डिपेंड करता है सिस्टम की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअली में कितना होगा ये तो आपको दिया हुआ रहेगा, क्योंकि वो तो आप कैलकुलेट कर नहीं सकते, आप तो थ्योरेटिकल कैलकुलेट कर सकते हो। तो करंट 70% है। ठीक है, तो चल रहा है थोड़ा थोड़ा आज, चलो जो भी है। आ, हाँ, मैं एसिडिफाइड वाटर की बात कर रहा था। देखो सिर्फ वाटर लिखा हुआ रहता है ना, जैसे मान लीजिए ऐसा भी होता है, मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट क्लास में, कि वाटर से डायरेक्टली आपको H2O2 नहीं मिलता है, वो खुद से डिकम्पोज नहीं होता है। हाँ, अगर उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देंगे तो वो वाटर जो है उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, और उससे H2O2 आपको मिल जाता है अलग अलग इलेक्ट्रोड पे। बट वो नॉर्मल वाटर लिखते हैं, यहाँ पे एसिडिफाइड वाटर लिखा है। अगर एसिडिफाइड वाटर लिखा है आपने तो नो डाउट है कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और वाटर होगा वहाँ पे, ठीक है। तो H+ भी होगा और वाटर भी है। अब आप मुझे बताइए कि कैथोड पे क्योंकि रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन में
जो H2O है उसका रिडक्शन पोटेंशियल तो नेगेटिव है और H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0, जो कि ज्यादा है नेगेटिव से। तो कौन रिड्यूस होगा? H प्लस होगा। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि H प्लस जो है वो रिड्यूस होगा कैथोड पे तो, और एनोड पे तो, और फिर एनोड पे कौन जाएगा? एनोड पे वाटर जाएगा। वाटर जाएगा, सिंपल। ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 प्लस 2H प्लस। तो ये रिएक्शन हो रहा है। और आइडिया कैसे लगा एक्चुअली में? ये आइडिया मुझे लगा क्वेश्चन पढ़ के। क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ H2 एंड O2 गैस इवॉल्व। तो कहीं पे H2 होना चाहिए, कहीं पे O2 होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। उससे आइडिया लगा मुझे। ठीक है, अगर आप कैथोड की जगह वहां पे वाटर का रिडक्शन भी करवा देते हैं ना, तो भी आंसर सेम आता, फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ। और आप कर लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इसी क्वेश्चन में नहीं, एसिडिफाइड वाटर वाला एग्जाम्पल कोई भी आप वाटर का रिडक्शन करा दो तो भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि H2 और इलेक्ट्रॉन का मोल रेशियो तब भी सेम रहेगा। हमें उसी से मतलब है, तो उतना मत सोचो, बस ये ध्यान रखो। चलिए अब बात कर रहे हैं, वो बोल रहा है कि O2 का मास। पहले H2 की बात कर लेते हैं। H2 की बात करते हैं, तो H2 की बात कर रहे हैं तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू जेड क्यू। W मतलब H2 की बात कर रहे थे, H2 का मास, तो उसकी रिएक्शन लिख दो साइड में पहले कि 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से H2 हो गया। तो यहाँ पे X का वैल्यू कितना है? X का वैल्यू तो 2 है, ये तो मुझे पहले पता है। तो चलो W फॉर्मूला जो है, W मुझे निकालना है। Z को मैं बाद में रखता हूँ, Q में निकाल लेता हूँ। चार्ज, चार्ज कितना है? Q क्या होगा? I इंटू टी होगा। ठीक है, क्या I दिया हुआ है? बिल्कुल। और T भी दिया हुआ है। ठीक है, तो I हो गया 0.5 और T है 50 मिनट है, बस ध्यान रखना आपको सेकंड में रखना है। 50 इंटू 60 हो गया, ये सेकंड में रखना है टाइम। तो ये हो गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। चलिए ठीक है। उसके बाद आप Z की बात कर रहे हैं कि Z क्या होगा। चलो, Z जो होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय X इंटू एफ होता है, इंटू ये जो बाकी पूरा बचा हुआ है ना, ये 3000 इंटू 5, मतलब ये 1500 है एक्चुअली में, तो उसको तो बाद में मैं चेंज कर दूंगा। एटॉमिक वेट किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन का मास निकालना है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, H2 है। X कितना है? X का वैल्यू 2 है। F का वैल्यू कितना होगा? 96500 होगा, इंटू ये हो जाएगा 1500। बस हो गया, अब सॉल्व कर लीजिए और मुझे लगता है आंसर मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो आप लोग करोगे, मेरा काम तो नहीं है। O2 की बात करते हैं। O2 के लिए वही फॉर्मूला लिख रहा हूँ डायरेक्टली, W इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय X इंटू एफ इंटू, ये तो सेम ही रहेगा वहां पे 0. एटॉमिक वेट O2 का कितना होता है? 32 होता है। F का वैल्यू 96500 है। मुझे सिर्फ X का वैल्यू बताओ, X का वैल्यू O2 के लिए कितना होगा, बस मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम लोगों से। बताओ, जल्दी बताओ, X का वैल्यू कितना होगा O2 के लिए? 4 O2 के लिए बताइए, जल्दी बताइए। 4 देखो, रिएक्शन को ध्यान से देखो, 4 होगा, बिल्कुल सही बात है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, O2 के 1 मोल के लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? X क्या होता है? मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, बट 1 मोल मेटल के लिए होता है। ध्यान रखना, मैंने क्लियरली वहां पे बोला था कि 1 मोल मेटल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे आप O2 की बात कर रहे हैं, तो O2 के 1 मोल के लिए आपको हाफ मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हुए। बैलेंस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, हाफ मोल के लिए 2 है तो 1 मोल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए X का वैल्यू 4 लिखा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये फाइनल आंसर होगा। फिर से बोल रहा हूँ, आपको करना है ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। पे। यस, सर मैं अब दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रही हूँ, तो सर मुझे अंदर ले दीजिए। वैसे परमिशन की जरूरत नहीं, टेंशन मतलब मैंने सर लॉक अलाउ नहीं कर किया रखा है। आपने मीटिंग? नहीं 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 नहीं, नहीं किया है, ओके सर। नहीं किया। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले मुझे बताओ, तुम लोगों को ऐसा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है क्या बारिश का? सुनाई दे रहा है? नहीं सर। बारिश की आवाज नहीं सर आ रही। नहीं आ रही, चल ठीक है। चलो तो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है। बोल रहा है कि इतना वॉल्यूम H2 का है, गैस रिएक्ट्स एट STP फॉर 15 मिनट इन अ फ्यूल सेल, तो कैलकुलेट द एवरेज करंट। अब करंट निकालना है तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला Q इज इक्वल टू IT। ये क्यों लगाया? क्योंकि टाइम तो पता ही है, चार्ज निकालना है बस। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे चार्ज, कैसे निकालेंगे? उसके लिए उसने बोला कि H2 गैस रिएक्ट कर रहा है, तो ठीक है, H2 जब रिएक्ट करता है तो H2 जो जाएगा तो वो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन होता है उसका। H2 का आप देखिए 67.2 लीटर दिया हुआ है,
तो अगर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इसका मोल्स निकालना पड़ेगा H2 का। अब मुझे बताइए देख के कि 3 मोल्स ऑफ अगर H2 है, 3 मोल्स ऑफ H2 अगर है आपके पास, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे, क्योंकि डबल है उसके। और मैं इलेक्ट्रॉन को टारगेट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे चार्ज निकालना है, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन को टारगेट कर रहा हूँ। तो 3 मोल्स ऑफ H2 के लिए 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होंगे। तो आपको पता चली गया मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता चली गया, राइट। अब आपको चार्ज निकालना है ना टोटल, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज हो जाएगा जितना 6 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मल्टीप्लाई 6 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? हाँ एग्जैक्टली, F से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सही है। ये हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, चार्ज हो गया। तो Q आपको पता है, चली गया। तो अब बस फॉर्मूला चिपका दो सीधा। Q जो है वो है 6 × 9 500, और I आपको दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है क्या? सॉरी, वो तो निकालना ही है। टाइम 15 मिनट है, तो उसको 15 × 60 कर दो, जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से I मिल जाएगा। ये हो गया काम हमारा। पहला तो पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड बोल रहा है इफ द इंटायर करंट इज यूज्ड, मतलब ये जो करंट मिल रहा है ना, इस करंट को यूज किया जाए फॉर डिपॉजिटिंग कॉपर, कॉपर को डिपॉजिट करने में। अच्छा, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, इसका मतलब जो सेकंड बिट है उसके अंदर क्या ये वाला रिएक्शन हो रहा है कि Cu+2 जो है कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu+2 में जा रहा होगा। सिंपल सी बात है, यस जितना सर। करंट पहले मिला उतना करंट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो चलिए पहले ये बताओ, जो बैलेंस इक्वेशन है उसमें देखने से लग रहा है कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1 मोल कॉपर का डिपॉजिट हो रहा है। बैलेंस इक्वेशन से मैंने बोला पहले कितना चार्ज एक्सचेंज हो रहा था? 6 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल, राइट। 6 मोल इलेक्ट्रॉन जितना ही ना, 6F बोलूं या 6 मोल इलेक्ट्रॉन बोलूं, वो तो F तो कांस्टेंट है। तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा? 3 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा। 3 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा, बस आंसर तो यही हो गया। वो यही तो पूछ रहा है कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, बट वो वेट पूछ रहा है। मैं मोल निकाल चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मोल के बाद मुझे क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है बस उसके मॉलिक्यूलर मास से, तो ये आंसर आ जाएगा, बस इतना कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, यस आई सर। होप क्लियर हुआ है। चलिए उसके बाद एक और बहुत ही सिंपल सा सवाल, इतना ही जगह दिया है इसके लिए, एक लाइन का। ये बताओ, फाइंड वेट ऑफ सिल्वर पूछा है, तो W = ZQ। चलिए Q तो दिया हुआ ही है इसमें, Z जो है उसके लिए उसने सिल्वर बोल ही दिया है, और सिल्वर नाइट्रेट की सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो सिल्वर के डिपॉजिट होने की बात कर रहा है वो। तो सिल्वर के डिपॉजिट होने की बात मतलब Ag+ जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर सिल्वर, ये हो गया। यहाँ पे X का वैल्यू 1 है, तो यहाँ तो बहुत ही सिंपल हो गया। W = Z की जगह एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय X, F होता है इंटू Q होता है, Q तो लिखा हुआ ही है। तो एटॉमिक वेट कितना होगा इसका? सिल्वर का 108 होता है शायद, हाँ इतना ही होता है, हाँ देख लेना सर। आप लोग। ठीक है, चलो एक्स जो है यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है। एफ का वैल्यू आपको पता ही है 96500, और ऊपर 9650, आगे बहुत ही सिंपल सवाल, 1 लाइन सॉल्व कर लेना आप लोग आगे। हाँ ये भी ठीक ही है। कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ Cl2, आपको Cl2 का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, Cl2 का वॉल्यूम आपको निकालना है व्हेन इतना करंट इज पास थ्रू मोल्टन NaCl। अच्छा, मोल्टन NaCl बोल रहा है मतलब, और Cl2 की बात कर रहा है, तो सिर्फ Cl वाला रिएक्शन लिख दो। ठीक है, एनोड वाला रिएक्शन लिख दिया। तो यहाँ पे Cl2 की बात पूछ रहा है, तो 1 मोल Cl2 को 1 मोल Cl2 जो है वो प्रोड्यूस होने के लिए, इवॉल्व होने के लिए कितना 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि यार एक्स का वैल्यू तो 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो चलो एक बात बताओ, W अगर मैं ये फॉर्मूला लिखता हूँ ZQ, तो W जो है वहाँ पे Z की जगह मैं लिखता हूँ एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय X लिखता हूँ, फिर मैं F लिखता हूँ, और उसके बाद Q जो है उसकी जगह IT लिखता हूँ। तो IT का वैल्यू तो मैं पुट कर रहा हूँ डायरेक्टली, 100 हो गया इंटू 5 आवर्स लिखा हुआ है, तो 5 × 60 आएगा, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब ध्यान से देख के बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में वेट है जो डिपॉजिट हो रहा है Cl2 का, वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट मैंने इधर कर दिया, एटॉमिक वेट को लेफ्ट में लेके आ गया मैं। तो वेट डिवाइडेड बाय जो एटॉमिक वेट होता है वो क्या होता है, इतना बताओ। वेट मोल होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये मोल हो गया एक तरीके से, मतलब आपने मोल ऑफ Cl2 निकाल लिया। मोल क्यों निकाला? क्योंकि वॉल्यूम पूछ रहा था मेरे से क्वेश्चन में। मोल निकाल के मल्टीप्लाई कर दूंगा सीधा 22.4 से, आंसर मिल जाएगा मुझे। तो 1/x का वैल्यू कितना है? 1 है, सॉरी 2 है, 2 है, और f का वैल्यू इतना है ही। बाकी यार आप लोग कर लोगे ना, देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है आप लोग जानते हैं, मैं नहीं करता। तो ये यस सर। 500 हो गया इंटू, ठीक है, यहाँ से मोल्स मिल जाएगा, जो वॉल्यूम होगा ना वो आएगा मोल्स इंटू 22.4, ये आंसर होगा। ठीक है,
चलो कर लेना इसको, ज्यादा ही जगह हो गया इसके लिए। हाँ, नेक्स्ट एक डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ बोल सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द टाइम इन सेकेंड रिक्वायर्ड टू कोट अ सरफेस ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर विद इतना थिकनेस लेयर ऑफ एजी विद द पैसेज ऑफ 3 एम्पियर करंट थ्रू AgNO3 सॉल्यूशन। क्या हो रहा है, बहुत ही पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत अजीब सा है, बहुत टफ सा है। तो पहले ये हो रहा है कि आपको सिल्वर का जो लेयर है ना, सिल्वर का लेयर किसी ना किसी इलेक्ट्रोड पे, मतलब क्या होता है आपको पता है कि इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, किसी इलेक्ट्रोड का वेट बढ़ता है, किसी का डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रोड का वेट कितना बढ़ेगा, जितना मास डिपॉजिट हुआ है, सिंपल सी बात है राइट, जितना मास डिपॉजिट हुआ है उतना ही वेट बढ़ेगा। जैसे 10 ग्राम जो है, आप बोलोगे कि इलेक्ट्रोड का वेट बढ़ा, इसका मतलब 10 ग्राम डिपॉजिट हुआ। और डिपॉजिट हुआ वो कैसे निकालते हैं, वो तो हम इस मेथड से निकालते हैं, फेराडे के फर्स्ट लॉ से। तो यहाँ पे वेट नहीं दिया उसने, उसने बोला कि कितना वॉल्यूम डिपॉजिट हुआ। तो आप खुद सोचिए कि जो भी इलेक्ट्रोड है जिस भी शेप का है, अगर उस पर जितना जो भी डिपॉजिट हो रहा है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है और डेंसिटी भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में नीचे, तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके आप वेट निकाल लेंगे, बस फिर हो गया काम। तो वही करना है बस। तो पहले तो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। आप वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू ये है अपना 5 इंटू 10⁻³ mm लिखा हुआ है, बट मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आपको पता है ना कि 1 mm जो होता है वो यार 0.1 cm होता है। तो मैंने क्या किया उसको, एक्चुअली में वो 5 इंटू 10⁻³ था, मैंने 10⁻1 से मल्टीप्लाई करके उसको cm में कन्वर्ट कर दिया। तो आई थिंक ये हो जाएगा 400 इंटू 10⁻4, इसका मतलब ये हो गया 4 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर क्यूब लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये वॉल्यूम हो गया। यस सर। चलो मास की बात करते हैं। मास क्या होगा, 4 इंटू 10⁻2 ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी जो है वो है 10.5, ठीक है। ग्राम आ जाएगा क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में था, तो ये मास इतना हो गया। बस अब तो काम हो ही गया हमारा। इसी को आप W बोल दीजिए। तो आपको पता है W इज इक्वल टू ZQ होता है, और W आपको पता है ही 4 इंटू 10⁻2 इंटू 10.5 इज इक्वल्स टू, पूछा क्या है इसमें, टाइम पूछा है, ठीक है। तो Z जो होगा एटॉमिक वेट, सिल्वर का एटॉमिक वेट 108 होता है, 1 यहाँ पे आएगा, 96500 यहाँ पे आएगा, Q की जगह I इंटू टी आता है। तो एम्पियर दिया हुआ है 3 और T यहाँ पे रख दीजिए, सेकंड में टाइम आपको मिल जाएगा। सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। यस सर। चलिए पूछ लेना बाद में, जहाँ से भी क्वेश्चन लिया मैं आपको बता दूंगा कि इसका आंसर क्या है, बाद में पूछ लेना वो, और आप लोग निकालोगे तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लो आप तो बस, ठीक है। चलिए ये था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे। देखो यहाँ से थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन स्टार्ट होगा, बट थ्योरेटिकल है इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं, क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे आते हैं, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से रिलेटिवली, यहीं पे चांसेस ज्यादा होते हैं। तो देखो हम इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आयंस होंगे नो डाउट, और आयंस मूव करेंगे तो आपको कंडक्टिविटी मिलेगा ही मिलेगा। तो आप यहाँ पे कंडक्टिविटी की बात करेंगे, कितना कंडक्टिविटी मिलेगा, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ आयंस, आयंस की बात करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं। तो पहले तो ये बात करते हैं कि कंडक्टर जो भी होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक मेटालिक कंडक्टर होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे, उसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, तो जो केटायन और एनायन है वो मूव करेंगे, उससे आपको कंडक्टिविटी मिलेगा, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेटालिक कंडक्टर है उसमें जो कंडक्टेंस आपको मिलता है राइट, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलता है। क्योंकि मेटल्स में क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना जल्दी से, तो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा होता है। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होते हैं ना, वहाँ पे आयन की वजह से ऐसा होता है, आयन मूव करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, मेटालिक कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं होता है वहाँ पे। मैं सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ। बट आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मेटल जो है डिपॉजिट हो जाता है, कभी कोई गैस लिबरेट हो जाता है, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, पूरे सेल में केमिकल रिएक्शन होगा ही होगा, तो यहाँ पे होता है ऐसा। अब क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो मास का ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसका मतलब मास का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए थर्ड पॉइंट ये लिखा हुआ है। और लेफ्ट में क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रहा है तो मास का ट्रांसफर की हम बात ही नहीं करेंगे। हाँ, पॉइंट नंबर 4 समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। मेटालिक कंडक्टर की बात की जा रही है।
टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है, ऐसा लिखा मैंने। क्यों लिखा है उसको ध्यान से समझना, क्योंकि एक्चुअली में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से मिल रहा है आपको कंडक्टिविटी यहाँ पे ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉन को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा उसको ध्यान से देखो। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, जो जो केटायन है, आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना वो एक्टिव हो जाता है बहुत ज्यादा। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स जो है वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, केटायन जो है वाइब्रेट करेगा। जब केटायन वाइब्रेट करने लग जाएगा ना तो इलेक्ट्रॉन के लिए उतना अवेलेबल स्पेस बचेगा ही नहीं मूव करने के लिए। इलेक्ट्रॉन को जगह चाहिए फ्लो करने के लिए, राइट, जगह ही नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि अब केटायन वाइब्रेट कर रहे हैं। तो केटायन वाइब्रेट किया तो केटायन का वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, उससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा। ये देखिए लिखा होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा तो फिर आपको कंडक्शन जो है वो भी नहीं मिलेगा, वो भी डिक्रीज होगा। और आपको पता है कि अगर कंडक्शन इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, कंडक्शन अगर डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज होगा। ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है, ये आप लोगों को पता है, राइट। समझ में आया एक्सप्लेनेशन? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे यस मेटालिक सर। कंडक्शन डिक्रीज होता है, या फिर बोल सकते हैं कि मेटालिक रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। राइट साइड में चलते हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, आयन्स है, तो सिर्फ आयन्स को ध्यान से देखेंगे। तो अब आयन में क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एनर्जी दे रहे हो, राइट। टेम्परेचर मतलब आप एनर्जी दे रहे हो। तो जो आयन्स है हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हो सकता है कभी कभी वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बड़ी हेल्प मिल जाती है। टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, एनर्जी दे दिया, वो ब्रेक हो जाएगा, वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा टेम्परेचर एनर्जी गेन करके। और ब्रेक होगा तो फिर केटायन और एनायन आपको ज्यादा मिलेंगे, नंबर ऑफ आयन्स ज्यादा मिलेंगे। जितने ज्यादा आयन आपको मिलेंगे मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सिंपल सी बात है यार। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ज्यादा आयन, ज्यादा नंबर ऑफ आयन है तो वो सब मूव करेंगे। जब वो सब मूव करेंगे तो आपको सिंपल सी बात है कि आपको कंडक्टिविटी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा। और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा कैसे, टेम्परेचर बढ़ा के। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो दोनों में आप देख सकते हैं मेटालिक में और इलेक्ट्रोलाइटिक में डिफरेंस है। नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ है टेम्परेचर, लेफ्ट में देखो यहाँ पे, इधर तो टेम्परेचर से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इधर डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है आई थिंक मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छे से, ठीक है। यस सर। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि कौन से रेजिस्टेंस की बात की जा रही है यहाँ पे। आप खुद सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बहुत अच्छे से मेटालिक कंडक्टर में तो कंडक्टिविटी अच्छा मिलेगा। उसको रेजिस्टेंस मतलब उसको रोकेगा कौन, उसको मेटल रोकेगा, क्योंकि मेटल पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, उसको जाने नहीं देगा। तो अगर मेटल ने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है तो फिर कंडक्टिविटी आपको मिलेगा ही नहीं। वही है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे क्यों हो रहा है, रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद फिक्स्ड मेटल एटम। इलेक्ट्रॉन और मेटल के बीच में अगर कोलिजन होगा या उनके बीच में अगर अट्रैक्शन है तो फिर आपको मतलब ये जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा ना मेटल और इलेक्ट्रॉन में, आप बोलेंगे उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है एक्चुअली में कंडक्टिविटी के लिए। राइट हैंड साइड में आप चेक करेंगे तो रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ आयंस, यहाँ पे सिर्फ आयन ही है तो उसकी बात करेंगे। बट बट यहाँ पे कोलिजन जो है वो किसकी बात कर रहे हैं, आयन का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ। क्योंकि सॉल्वेंट जो है, एक मॉलिक्यूल जो होता है ना उस पर भले चार्ज ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसमें पोलैरिटी आई जाती है, पोलैरिटी की वजह से चार्ज उस पर डेवलप हो ही जाता है, पार्शियल चार्जेस आ ही जाते हैं, राइट। बिल्कुल वैसा ही है कि मॉलिक्यूल जो है, जो सॉल्वेंट है, राइट, वो पोलर सॉल्वेंट है, तो वो आयंस को किसी न किसी आयन को अट्रैक्ट कर ही लेगा, आयन को मूव नहीं करने देगा उतना फ्री से। समझ में आ रहा है? तो अगर सॉल्वेंट में और आयन में अगर अट्रैक्शन बढ़ गया ना तो उसकी वजह से फिर रेजिस्टेंस आ जाता है, क्योंकि आयन फ्री नहीं है तो कंडक्टिविटी भी नहीं मिलेगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा फिर। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैंने? यस सर। चलिए, और दोनों ही जो है ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो यहाँ तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। और क्योंकि हम राइट हैंड साइड पे फोकस कर रहे हैं तो आपको ओम्स लॉ यूज करना पड़ेगा आगे। चलिए, उसके बाद क्योंकि सिर्फ हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसकी बात करेंगे। ध्यान रखना मैंने यहाँ पे सिर्फ कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस लिखा है, मतलब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, मेटालिक की नहीं बात कर रहे। वो तो क्लासिफिकेशन बताना जरूरी था इसलिए वहां पे लिखा था। अब देखो, तीन फैक्टर है यहाँ पे। एक तो सोल्यूट क्या है, पहले तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे हो वो सोल्यूट है, और जो सॉल्वेंट है वो क्या है, जैसे वाटर हो गया। तो तीन तरह का इंटरेक्शन होगा, हो सकता है सोल्यूट सोल्यूट का इंटरेक्शन हो सकता है सोल्यूट का सॉल्वेंट के साथ हो, या फिर सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन हो। तीनों इंटरेक्शन से क्या होता है ना, जो भी सोल्यूट, जो भी केटायन होता है या जो भी एनायन होता है या फिर जो भी सोल्यूट है उसको प्रॉब्लम होता है, वो इतना इजीली मूव नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि जो भी कंडक्टेंस है या रेजिस्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है कि चार्ज जो है या जो आयन है वो कितना फ्रीली मूव कर रहा है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सोल्यूट और सोल्यूट का इंटरेक्शन। अब सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन मतलब सिंपल सी बात है, एक जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, जैसे NaCl हो गया, Na प्लस और Cl माइनस। अगर उन दोनों में अट्रैक्शन रहेगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, तो वो आयन में डिसोसिएट ही नहीं होगा, वो आयन आयन देगा ही नहीं। अगर आयन मिलेगा ही नहीं तो फिर आपको
आपको कंडक्टिविटी कहाँ से मिलेगा, क्योंकि कंडक्टिविटी तो सिर्फ आयन की वजह से मिल रहा है ना। इसका मतलब जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा ना Na और Cl में, उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस मिल ही नहीं रहा है, कंडक्टिविटी मिल ही नहीं रहा है। ये तो फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, आई होप समझ में आया होगा। सेकंड की बात कर रहा हूँ, सोल्यूट का सॉल्वेंट के साथ, देखो सोल्यूट का सॉल्वेंट के साथ क्या लॉजिक होता है, हाइड्रेशन। आपको पता है कि जो भी कैटायन होता है उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, और आपको पता है कि जो स्मॉल साइज कैटायन होता है उसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है, तो हाइड्रेशन के बाद इतना हाइड्रेशन उसका हो जाता है ना कि जो स्मॉल साइज कैटायन बाहर रखा हुआ है ना, वो पानी में जाकर उसका साइज बड़ा हो जाता है रिलेटिवली, राइट। चलिए, हाइड्रेटेड साइज जिसको हम बोलते हैं। आपको ये भी पता है कि सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन जो है वो चार्ज इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है और साइज बढ़ने से डिक्रीज होता है, मतलब चार्ज अपॉन साइज, उसका फॉर्मूला आपको पता होगा। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर सॉल्वेशन बहुत ज्यादा हो गया, अगर हाइड्रेशन ज्यादा हो गया, तो सोल्यूट जो है ना उसके चारों तरफ लेयर बन जाएगी वाटर की, और लेयर बन गई ना तो बहुत बल्की हो जाएगा। अगर वो बल्की हो गया तो फिर वो मूव नहीं कर पाएगा अच्छे से। अगर मूव ही नहीं करेगा तो फिर कंडक्टिविटी कहाँ से मिलेगा, आप खुद सोचिए। इसका मतलब कंडक्टिविटी नहीं मिलेगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ चुका है। वही है कि सॉल्वेशन से रेजिस्टेंस बढ़ता है, सॉल्वेशन से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो चलिए, रेजिस्टेंस के लिए एग्जांपल लिखा हुआ है LiCl और CaCl में। तो रेजिस्टेंस को मत चेक करो, आप तो सॉल्वेशन चेक करो, सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा कहाँ पे होगा। तो क्योंकि Cl तो सेम ही है, यहाँ पे Li प्लस हो गया, यहाँ पे Cs प्लस हो गया, तो क्योंकि साइज जो है Li प्लस का कम है, इसलिए उसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा। तो LiCl का रेजिस्टेंस CaCl से ज्यादा होगा। ये समझ में आया? हाँ सर। चलिए, हाँ, अब जो थर्ड है वो है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अच्छा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। नो डाउट आपको पता है विस्कोसिटी क्या है। फ्रिक्शन की आप अगर बात करें वाटर में या सॉल्वेंट में, अगर फ्रिक्शन की बात करते हैं तो उसको विस्कोसिटी से हम एक्सप्लेन करते हैं। आप खुद सोचिए, नॉर्मल अगर आप जो भी स्टडी करते हो, फ्रिक्शन अगर ज्यादा होता है ना तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो उतना आसानी से मूव नहीं कर पाता, क्योंकि फ्रिक्शन तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना, उसके अपोज करता है। बिल्कुल वैसा ही है सॉल्वेंट में भी। अगर विस्कोसिटी बढ़ रहा है ना, विस्कोसिटी बढ़ रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। विस्कोसिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, आयन इतना फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, सिंपल। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 तो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज क्यों होता है। क्लासिफिकेशन जब बताया था मेटालिक कंडक्टर और वो तब बता चुका हूँ। यस। और पॉइंट नंबर 5 जो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कहाँ पे कंडक्टिविटी ज्यादा मिलेगा, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आप खुद सोचिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आयन ज्यादा मिलेंगे ना, तो आपको कंडक्टिविटी ज्यादा मिलेगा। अगर कंडक्टिविटी ज्यादा मिलेगा तो रेजिस्टेंस लो मिलेगा, इसलिए लो रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको कंडक्टिविटी बहुत कम मिलेगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस वहां पे ज्यादा है, इसलिए हाई रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। तो आई होप ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा, ये पॉइंट समझ में आएंगे कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, आपको याद करना है विद प्रॉपर लॉजिक। ठीक है, चलिए अब चलते फॉर्मूले पे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग सभी जानते हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि ये ओम्स लॉ फॉलो करता है, तो ये सब यूज होगा यहाँ पे। R इज इक्वल टू रो L बाई ए। हर एक टर्म का मीनिंग है यहाँ पे, आप लोग इतना तो जानते ही हैं। R इज इक्वल टू रो L बाई ए में जो R है वो रेजिस्टेंस है, जो रो है वो रेजिस्टिविटी है, या फिर उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। अब देखो, जैसे अगर आप रेजिस्टेंस वायर का कैलकुलेट करते हैं ना, तो L आप बोल देते हो वायर का लेंथ है, और A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। बट यहाँ पे वायर की तो बात कर नहीं रहा मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो आप खुद सोचो L और A क्या होगा। जो भी आपने सेल लिया है ना उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड प्लेट है, दो प्लेट जो है ना इलेक्ट्रोड की, ठीक है, उन दोनों इलेक्ट्रोड की प्लेट के बीच में कितना सेपरेशन है, जो सेपरेशन होगा उसको एल बोला गया है, उसको एल बोला गया है। सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड प्लेट, एल हो गया। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। किसका क्रॉस सेक्शन एरिया, जो भी प्लेट आपने लिया है ना इलेक्ट्रोड का, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, आगे एक्सप्लेन किया है मैंने, ये अभी के लिए सिर्फ इतना बता रहा हूँ। ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट है, एल क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, रो क्या है, रजिस्टिविटी है, और आर क्या है, रेजिस्टेंस है। आप लोग जानते हैं फैमिली रेस के साथ। चलिए मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है ना, पूरे चैप्टर में रेजिस्टेंस बहुत कम मिलता है हमें, जो जितने भी न्यूमेरिकल है। तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात ना करके हम यहाँ पे कंडक्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बहुत कम है, कंडक्टेंस ज्यादा होगा, तो हम यहाँ पे कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला मैंने चेंज कर दिया, यहाँ से यहाँ तक कोई ज्यादा दिमाग तो नहीं लगाया, बस सिंपल रो को लेफ्ट में लेके चला गया और आर को राइट में लेके चला गया, तो चेंज हो गया। 1/रो जो है, क्योंकि रो रजिस्टिविटी था, तो रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होगा, और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होगा और रजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी होगा। तो 1/रो को के बोला मैंने, के को हम कप्पा भी बोलते हैं। ठीक है, ये कंडक्टिविटी है, या फिर इसको स्पेसिफिक कंडक्शन या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इस रजिस्टिविटी को आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं ना,
बिल्कुल वैसे इसको कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं। चलिए, तो ये फॉर्मूला आपका बना फाइनली K इज इक्वल टू सी एल बाई ए, जहाँ पे एल बाई ए जो है, एल बाई ए जो है वो सेल कांस्टेंट होता है, इसको हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। और ये जो है एक सेल के लिए फिक्स होता है, इसीलिए इसको सेल कांस्टेंट बोला। आप खुद सोचिए, अगर आपने सेल ले लिया तो आप उसके इलेक्ट्रोड के बीच, इलेक्ट्रोड आपने ले लिया, मतलब इलेक्ट्रोड का एरिया तो आप चेंज करोगे नहीं, और दोनों इलेक्ट्रोड प्लेट के बीच का लेंथ भी आप चेंज नहीं करोगे, बस आप इलेक्ट्रोलाइट चेंज करते रहोगे और अलग अलग वैल्यू मिलता रहेगा। तो एल बाई ए इज फिक्स्ड होता है एक पर्टिकुलर सेल के लिए, इसलिए इसको सेल कांस्टेंट बोला। और इसका यूनिट क्या होगा, लेंथ का सेंटीमीटर है और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। और सेल कांस्टेंट को जी स्टार लिखा गया, तो फाइनली फॉर्मूला बन गया K इज इक्वल टू सी इंटू जी स्टार। ये हो गया, बहुत सिंपल है, मुझे नहीं लगता कुछ टफ चल रहा होगा। हाँ, कंडक्टेंस की बात करते हैं। कंडक्टेंस सी होता है, क्या होगा, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है, तो कंडक्टेंस का क्या होगा, ओम इनवर्स होगा। आप देख सकते हैं, या तो ओम इनवर्स लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं, या ओम इनवर्स लिख सकते हैं। इस ओम इनवर्स को आप सीमेंस भी बोलते हैं, सीमेंस ध्यान रखना, एस सिंपल एस से डिनोट करते हैं, या फिर इसी ओम इनवर्स को MHO भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब यूनिट हो गई कंडक्टेंस की, जो कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। अब हम बात करेंगे रजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आप लोगों ने अभी देखा, RA/L होगा। वो रेजिस्टेंस को चेंज कर, सॉरी यहाँ पे रो लिखा जाएगा लेफ्ट में, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है, R=ρL/A को चेंज कर दिया मैंने। आप खुद सोचिए, रजिस्टिविटी का अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर इस रजिस्टिविटी वाले फॉर्मूले में एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर हो जाए, और अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर हो जाए, A/L 1/1 वो तो चला गया, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, रो इज इक्वल टू आर मिल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं रजिस्टिविटी जो है उसको आप बोल सकते हैं कि ये एक रजिस्टेंस ही है। रजिस्टिविटी क्या है, एक रजिस्टेंस है, बट तब जब आपका जो प्लेट है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन जो है 1 सेंटीमीटर का, तब समझ में आ रहा, तो वही लिखा हुआ है, रजिस्टिविटी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ 1 सेंटीमीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। समझ में आता है इतना। चलिए, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एल क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, क्या है, एरिया ऑफ प्लेट या क्रॉस सेक्शन एरिया बोल सकते हैं। एक बात ध्यान से बताना, मुझे सोच के बताना, जब मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया, रो इज इक्वल टू आर एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे मैंने एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया और लेंथ 1 सेंटीमीटर लिया। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। हाँ बिल्कुल सही बात है, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो इतना बोलने की जरूरत नहीं थी कि एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लो, लेंथ 1 सेंटीमीटर, डायरेक्टली बोल दो कि वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, तब जितना रेजिस्टेंस मिलेगा ना, वही रेजिस्टिविटी है। ये डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो, रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज रेजिस्टिविटी। और ये आपको पता होना चाहिए। ये डेफिनेशन आपको अभी लग रहा होगा बहुत सिंपल है, जब क्वेश्चन में हम जाएंगे ना तब आपको क्लियर होना चाहिए, मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। 1 सेंटीमीटर सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है वही उसका रेजिस्टिविटी होता है। आई होप क्लियर हो रहा है। चलिए, क्लियर हो रहा है, सुनाई दे रहा है, पहले तो इतना बताओ। यस यस सर। चलिए, कंडक्टिविटी की बात करते हैं। कंडक्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा। तो जैसे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जो था, ऊपर में जा रहा हूँ वापस से बता रहा हूँ, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था RA/L था। ठीक है, ऊपर सबसे ऊपर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने देखो यहाँ पे लिखा था, इंपॉर्टेंट, मैंने CL/A लिखा था कंडक्टिविटी का, उसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ। नीचे वापस से आते हैं। चलिए, कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो आप इसे ध्यान से देखिए, कंडक्टिविटी वाले फॉर्मूले को CL/A जो ये फॉर्मूला है, इसको भी बिल्कुल वैसे चेंज करूंगा कि आप L को 1 मान लो और A को 1 मान लो। L जो है 1 सेंटीमीटर और A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो K जो है वो C के इक्वल हो जाएगा। मतलब कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस मेजर्ड व्हेन L इक्वल्स टू 1 एंड A इक्वल्स टू 1। या फिर वापस से वही बात, एरिया और लेंथ अलग अलग मत बोलो, सिर्फ वॉल्यूम बोल दो। तो कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होगा, फॉर्मूला मैंने लिखा है K इज इक्वल टू CL/A। तो जो C है वो तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है ना, तो रेजिस्टेंस का उल्टा यूनिट तो ओम इनवर्स होगा, और L/A जो है उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो या तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होगा, और क्योंकि जो ओम इनवर्स है उसको आप एस से लिखते हो तो सीमन सीमन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा,
ये यूनिट है, आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। चलिए उसके बाद इसी फॉर्मूले को मैंने चेंज भी किया था, K इज इक्वल टू सी इंटू, इसको मैंने जी स्टार लिखा था, और जी स्टार क्या था, सेल कांस्टेंट था, एक सेल के लिए जो फिक्स होता है, बिल्कुल वही नीचे लिखा हुआ आप देखिए, K ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सी ऑफ सॉल्यूशन इंटू सेल कांस्टेंट। सॉल्यूशन का अगर आपको K निकालना है, कंडक्टिविटी निकालना है, तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस पता होना चाहिए, सेल कांस्टेंट तो फिक्स हो गई। क्योंकि सॉल्यूशन में वाटर भी है, मतलब सॉल्वेंट भी और सोल्यूट भी है, बट अगर वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर तो बहुत वीकली आयनाइज होता है, वाटर से आपको H प्लस और OH माइनस बहुत कम मिलता है। तो जब H प्लस और OH माइनस है ही नहीं, तो फिर उससे कंडक्ट वाटर से आपको क्या कंडक्टेंस मिलेगा, बिल्कुल कम मिलेगा, नेग्लिजिबल मिलेगा। तो आप बोल सकते हैं कि पूरे सॉल्यूशन में जो भी आपको कंडक्टेंस मिलेगा वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से मिलेगा। आप सॉल्यूशन को या सॉल्वेंट को आप भूल सकते हैं, सॉल्वेंट को आप भूल जाइए, उससे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो वीकली आयनाइज होगा। तो उसी फॉर्मूले को मैंने चेंज करके सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के टर्म में लिख दिया कि K ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू C ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू सेल कांस्टेंट। सिंपल सिंपल सा लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर होता है। चलिए ये आई थिंक ये क्लियर होता है। इसके बाद एक और फॉर्मूला जो है नीचे मैंने लिखा है कि सॉल्यूशन का अगर आपको K निकालना है, कंडक्टिविटी निकालना है, कप्पा जिसको हम बोलते हैं, सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी अगर आपको निकालना है, तो सॉल्यूशन में आपको इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी भी ऐड करना पड़ेगा और वाटर का कंडक्टिविटी भी ऐड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। हाँ, वाटर की कंडक्टिविटी को कब हम नेग्लिजिबल मानते हैं उसका केस हम लेंगे, बट इन जनरल आपको ये सब करना पड़ेगा। देखो जो सबसे नीचे ये जो बॉक्स लिखा है, इस बॉक्स में आप देखो, ये है K ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये K ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आप यहाँ से निकालोगे और ये यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट करोगे, ऊपर ऊपर वाले बॉक्स में के इलेक्ट्रोलाइट लेफ्ट में लिखा हुआ है ना, तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइट का ही के लिखा जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन का के दिया हुआ हो, ये दिया हुआ हो, तो सॉल्यूशन में से ये जो वाटर का हटाना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रोलाइट का मिलेगा और उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? वाटर का दिया रहेगा ना? हाँ बिल्कुल दिया हुआ रहेगा, टेंशन मत लीजिए, सॉल्वेंट का दिया हुआ रहेगा, हो सकता है वाटर, हो सकता है कोई दूसरा सॉल्वेंट हो, आपको दिया हुआ रहेगा। चलिए अब नीचे इसी का केस लिया है मैंने, के ऑफ सॉल्यूशन, सबसे लास्ट वाला बॉक्स है ना ये, के ऑफ सॉल्यूशन वाला, इसी को के ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू के ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्लस के ऑफ वाटर। आप खुद सोचिए, अगर इलेक्ट्रोलाइट बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वो उसी से कंडक्टेंस मिलेगा ना आपको, फिर तो वाटर उसके सामने कुछ है ही नहीं, क्योंकि वाटर तो बहुत वीक है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो जो के ऑफ सॉल्यूशन होगा ना, वो के ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा सिर्फ, क्योंकि वाटर उसके सामने कुछ नहीं है। बट अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट वीक लिया है ना, तो वीक में क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट से भी आपको कंडक्टेंस जो है कम मिल रहा है, तो आपको वाटर वाला पार्ट लेना पड़ेगा। अब आप वाटर को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, क्योंकि हो सकता है कंपेरेबल आ जाए। क्लियर हो रहा है? तो ये दो केसेस हो गए, आई होप क्लियर हो रहा है तुम लोगों को। चलिए अब एक सिंपल सा सवाल है, ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ो और इसको सॉल्व करो। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ तुम लोगों को, चलो 2 नहीं 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी बताओ, ठीक है? चलो 1 मिनट दे रहा हूँ, सॉल्व करो इसको। चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ, आप लोग मैच कर लेना अगर हो गया तो, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। एल दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, कंडक्टेंस पूछा है मतलब सी पूछा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछा है मतलब के पूछा है, और रेजिस्टेंस बहुत ही सिंपल है यार, रेजिस्टेंस दिया है तो कंडक्टेंस तो ऐसे ही निकल जाएगा, सी तो ऐसे ही निकल जाएगा, सी तो 1/r। कितना है, कितना है, तो सी कितना हो जाएगा, सोल्व कर लेना इसको, 5 × 10⁻³ आएगा। इसका यूनिट मैं लिख देता हूँ, ओम इनवर्स ले, चलो चेंज करके इसको सिर्फ ऐसे लिख दूं, सीमेंस जो होता है। चलिए ये तो सी पूछा, तो उसने के भी पूछा है, तो के क्या होता है, के जो होता है
कर चुके हैं। एल क्या दिया, बिल्कुल दिया हुआ है, एल दिया हुआ 100 दिया हुआ है और ए दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। यूनिट का भी थोड़ा ध्यान रखना अच्छे से, क्या आएगा 5 टू 5 टू 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा ये शायद, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। चलो बताओ कुछ यहाँ पे समझाने लायक है या आगे चले, समझाने लायक है यहाँ पे कुछ? नहीं सर। चलिए आगे चलते हैं। बस आगे जो है अब इसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन जो है आते हैं बहुत बढ़िया है पूरे कंडक्टिविटी में, मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने मेहनत की, ऐसे समझना, ठीक है। जो रेजिस्टेंस वाले जो सवाल मैंने कराया बहुत सिंपल, वैसा तो बोर्ड में भी नहीं पूछेगा, वो आसान नहीं पूछता। चलो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, उसको डिनोट क्या है लेमडा एम से, लेमडा एम लिखा हुआ है ब्रैकेट में, या फिर मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो क्या होता है ये, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। कंडक्टेंस शोन बाय एनी सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक हो सकता है, एनी सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब आप सोचिए, आपको क्या करना है, सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेना है। अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट चाहे आप 1 लीटर में लो, चाहे 10 लीटर में, 15 50 किसी में भी लो, फर्क नहीं पड़ता, आपको 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेना है। वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कितना कंडक्टेंस आपको देगा, वही मोलर कंडक्टेंस है। सिंपल। यहाँ पे मैंने कोई ऐसा नहीं बोला कि इलेक्ट्रोड के बीच में लेंथ 1 होना चाहिए, उसका एरिया जो है उतना होना चाहिए। मैंने वॉल्यूम टर्म यूज ही नहीं किया सबसे पहले तो। इसका मतलब इतना क्लियर होना चाहिए कि चाहे 1 लीटर में 1 मोल हो, चाहे 10 लीटर में 1 मोल हो, चाहे 50 लीटर में 1 मोल हो, मोलर कंडक्टेंस जो है वो तो सेम ही मिलना है, क्योंकि वो वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। पहले तो इतना क्लियर रखो, ठीक है। अब जो मोलर कंडक्टेंस है उसका डेरिवेशन होता है, प्रॉपर डेरिवेशन होता है, बट वो डेरिवेशन की जरूरत तो नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है वो सब, सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा है मैंने तो। इसलिए आप फॉर्मूला ध्यान रखिए कि मोलर कंडक्टेंस निकालते कैसे हैं। तो उसका फॉर्मूला है ये के इंटू 1000 बाई एम। यहाँ पे एम क्या है, एम मोलारिटी, कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी है। के क्या है यहाँ पे, कप्पा जिसको आप बोलते हैं, या फिर जिसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस आप बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो के इंटू 1000 बाई एम हो गया, ये मोलर कंडक्टिविटी। एम मोलारिटी है, के स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। हाँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, एस सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ये हमें पता ही है, ठीक है। तो लेमडा का यूनिट क्या होगा यार, लेमडा का यूनिट जो है वो के और एम पे ही तो डिपेंड करेगा, 1000 तो वैल्यू है वो तो। के का यूनिट हो गया ये, कैपिटल एम का यूनिट होता है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट, क्योंकि वो मोलारिटी है ना, मोल पर लीटर होता है, तो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में लिख दिया। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा ये लास्ट में, ये जो है लेमडा जो यूनिट होता है वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सिंपल। ये हो गया लेमडा एम का यूनिट। ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर मोलारिटी तो ठीक है, आपको पता है कि मोलारिटी कैसे निकालते हैं। के जो है उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट देखो मैंने यूज किया है, उसका यूनिट मैंने यूज किया है सेंटीमीटर इनवर्स में, एस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स में यूज किया है, और आपको वही वैल्यू पुट करना है। अगर मान लीजिए आपको एस इंटू मीटर इनवर्स में दिया हुआ है, तो आपको नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना है जो नीचे लिखा हुआ है। उसमें आप देखिए 1000 की जगह जो 10⁻³ था वो एक्चुअली में 10⁻³ हो गया है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रख लें, मैं तो ये बोलूंगा कि हाँ यार, अगर एस सेंटीमीटर इनवर्स में दिया हुआ है तो ठीक है, अगर मीटर इनवर्स में दिया हुआ है तो मैं उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, फिर पुट कर दूंगा फॉर्मूले में। आप कोई भी एक फॉर्मूला ध्यान रखें, या दोनों रख ले तो बढ़िया ही है। जैसे मोलर कंडक्टेंस होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी होता है। मोलर कंडक्टेंस 1 मोल के लिए होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 1 इक्विवेलेंट के लिए होता है। मोलर कंडक्टेंस के लिए आप मोलारिटी हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए हम नॉर्मेलिटी की बात करते हैं। बिल्कुल फॉर्मूला सेम है, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैपिटल एम था, यहाँ पे कैपिटल एन है, क्योंकि नॉर्मेलिटी में ही इक्विवेलेंस आता है। तो बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है, कुछ डिफरेंस नहीं है। कैपिटल एम की जगह कैपिटल एन लिखा है मैंने। हाँ, के का यूनिट सेम है, ये पुट करेंगे सीमन सेंटीमीटर इनवर्स में है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर मीटर इनवर्स में है तो फॉर्मूला यूज करेंगे। बाकी लेमडा इक्यू का क्या यूनिट वो लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही है, कुछ नया नहीं है। तो आई होप क्लियर हो रहा है। उसके बाद दोनों में क्या रिलेशन है, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या रिलेशन, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है, चेंज बस नीचे आ रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मलिटी और मोलारिटी में रिलेशन होता है। नॉर्मलिटी जो होता है वो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर होता है, तो क्योंकि मोलारिटी जो है मोलारिटी में एन फैक्टर मल्टीप्लाई करने से आता है, और ये नॉर्मलिटी मोलारिटी जो है लेमडा इक्यू वाले फॉर्मूले में नीचे आता है। तो उससे आप अगर
सोल्व करोगे इसको तो जो मोलर कंडक्टेंस है वो आता है n फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये दोनों में रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ तक बताओ, कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन, फिर आगे चलेंगे। तो सर ठीक है, अब कंडक्टेंस इंटू n फैक्टर, NaCl का n फैक्टर, तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया है, n फैक्टर 2 होता है। क्यों? ये सॉल्ट है, सॉल्ट का n फैक्टर क्या होता है, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, बट मैग्नीट्यूड ही रखना पड़ता है, n फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैग्नीशियम पे +2 तो +2 हो गया, एल्यूमिनियम पे +3 है तो 3 हो गया। लास्ट वाले एग्जांपल में n फैक्टर कितना आएगा ये मुझे बताओ जल्दी। सर क्या? लास्ट वाले एग्जांपल में मैंने लेमडा m इज इक्वल्स टू लेमडा eq इनटू कुछ जगह छोड़ी हुई है, वहां पे क्या लिखना है, n फैक्टर कितना आएगा उस कंपाउंड का, एल्यूमिनियम सल्फेट का, वो बताओ। 6 हाँ, कितना आएगा? 6 आएगा रिपीट। इसमें। एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपके पास 2Al+3 है और 3 सल्फेट है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, +6 है, टोटल नेगेटिव कितना, -6 है। आपको तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो 6 हो गया। ये ध्यान रखना आप थोड़ा, इसमें आप लोग इतना सोच रहे हो, सिंपल सा है, उसमें इतना सोच रहे हो। ठीक है, चलो उसके बाद थोड़ा और चलते हैं आगे। आज तो नहीं, बट नेक्स्ट क्लास में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अभी है वेरिएशन ऑफ के, स्पेसिफिक कंडक्टेंस लैम्डा एम, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा इक्यू, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। वाटर ऐड करने से, डाइल्यूट करने से क्या क्या फर्क पड़ेगा इन तीनों पे, बहुत ही सिंपल है, आप खुद सोचिए। सबसे पहले कंडक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, कप्पा की कंडक्टिविटी जो है वो क्यों मिल रही है, आयन की वजह से मिल रही है यार। आयन अगर ज्यादा होंगे ना, या कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी मिलेगा। अब आप डाइल्यूट की बात कर रहे हो, डाइल्यूशन कर, तो डाइल्यूशन से तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। वही लिखा हुआ है कि कंडक्टिविटी के, कंडक्टिविटी जो है के डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते रहोगे ना, डाइल्यूट करते रहोगे, कॉन्सेंट्रेशन कम होते रहेगा, और कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो गया तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं। मोलर कंडक्टेंस के फॉर्मूले में आपने देखा होगा, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला कुछ ऐसा था, 1000 इंटू के बाय एम। एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एम ही तो कॉन्सेंट्रेशन है, वही तो कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो, अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो तो क्या कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, बिल्कुल। एन और एम, नॉर्मेटिव और मोलरिटी दोनों कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो लेमडा एम और लेमडा इक्यू दोनों इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद, अब ये थोड़ा सा बहुत ही अजीब सा नाम है ये, डिबाई-हकल-ऑनस्क्वेयर इक्वेशन। डिबाई-हकल-ऑनस्क्वेयर इक्वेशन, इट इज ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, NaCl, K2SO4, जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसी के लिए एप्लीकेबल है। क्या मीनिंग है इसका वो मैं बताऊंगा आपको। जैसे मैं आपको बता दूं कि लेमडा एम और लेमडा किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, लेमडा एम और लेमडा इक्यू हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास। ये ग्राफ है लेमडा एम और अंडर रूट सी में, सी है कॉन्सेंट्रेशन जो कि एक्स एक्सिस पे है, और कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर रूट एक्चुअली में। चलिए, कॉन्सेंट्रेशन है सी जो है, ये ग्राफ आया, एक स्ट्रेट लाइन आया। ठीक, ये मैंने ऐसा समझिए कि बहुत ज्यादा जूम किया गया है तो ऐसा दिख रहा है, ये थोड़ा टिल्ट दिख रहा है। अगर अगर इसको मतलब ऐसा दूर से देखेंगे ना, जूम नहीं करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट ऐसा दिखेगा आपको, एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखेगा। मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ, मैं उसको हटा दूंगा वापस, आप खुद सोचिए। ये जो लाइन है, नो डाउट ये थोड़ा टिल्ट है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो नहीं है, बट इसको अगर आप जूम कर दोगे ना बहुत, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत ज्यादा टिल्ट है, राइट। तो देखने का तरीका है, बस उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ मिला, आप देखिए कि मैंने यहाँ इस वाले पॉइंट से स्टार्ट किया और इस वाले पॉइंट पे ग्राफ खत्म कर दिया मैंने, बाद में डॉट लिखा है। उसका क्या मीनिंग है वो भी है यहाँ पे, प्रॉपर लॉजिक है उसका। तो पहले तो कि एक स्ट्रेट लाइन आया है लेमडा एम और रूट सी में, मतलब और नेगेटिव स्लोप का है, तो इसका y इक्वल टू mx प्लस सी जैसा कोई इक्वेशन होना चाहिए। नो डाउट ये जो है, ये इतना जो है लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये इंटरसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, और इस इंटरसेप्ट को हमने बोला है लेमडा नॉट एम बोला है। क्या मीनिंग है उसका वो भी बताया जाएगा। तो ये तो इंटरसेप्ट हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये c हो गया, माइनस इसलिए क्योंकि नेगेटिव स्लोप है, एम एक्स, एम क्या है यहाँ पे, स्लोप है,
एक्स जो है वो रूट सी है, ठीक है। चलिए अब देखिए ए जो है वो तो कांस्टेंट है यहाँ पे। लेमडा नॉट एम क्या है उसके लिए ये सब स्टडी किया मैंने। लेमडा नॉट एम है, लेमडा नॉट एम है ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है ये है लेमडा नॉट एम है। ग्राफ में देखिए ध्यान से, आप खुद सोचिए इस वाले पॉइंट पे तो रूट सी जो है कॉन्सेंट्रेशन जीरो है। कॉन्सेंट्रेशन जीरो लिखना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, मैं तो ये बोल देता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन, चलो लिख देता हूँ कॉन्सेंट्रेशन जीरो है। कॉन्सेंट्रेशन जीरो का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास एक सॉल्वेंट है। हाँ हाँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल सकता हूँ ना मैं। इसका मतलब आप यस बोल सकते हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल सकते हो। तो आप खुद सोचिए कि लेमडा नॉट एम एक्चुअली में है मोलर कंडक्टेंस ही है, बट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दोगे ना उसे, तब मोलर कंडक्टेंस क्या होगा। बट आप खुद सोचिए, क्या प्रैक्टिकली आप ऐसा कर सकते हैं? आप प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप लेमडा नॉट एम प्रैक्टिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कर ही नहीं सकते। आप कितना ही वाटर मिला दो, सोल्यूट कुछ ना कुछ तो रहेगा ही ना उसमें। ऐसा कैसे बोल सकते हो कि सोल्यूट खत्म हो गया? तो प्रैक्टिकली यस वैसा सर। पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकली आप लेमडा नोट एम कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट आप खुद सोचिए, तो आपको ऐसा एक लाइन दे दिया जाए, तो आप इस लाइन से इतना तो पता कर ही सकते हैं ना कि ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। उसको एक्स्ट्रापोलेट कर दीजिए, आप बढ़ा दीजिए आगे। डॉट डॉट बनाया ना मैंने, उसका यही मीनिंग है। मैंने उस लाइन को आगे बढ़ा दिया, और लाइन मुझे पता है तो मैं आगे जब बढ़ेगा उस वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा मुझे उतना आइडिया लग जाएगा, वो मैं ग्राफ से निकाल सकता हूँ। तो थ्योरेटिकली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट प्रैक्टिकली नहीं। मेरा ये मतलब है कहने का। ये आया समझ में तुम लोगों को? सर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है उसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। मैं ओनली कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्यों, कैसे? जो ग्राफ है ना उसको एक्स्ट्रापोलेट करके मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल सा ग्राफ आ रहा है। अगर ये ग्राफ कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है या उसको कट नहीं कर रहा होता तो फिर मैं कैलकुलेट नहीं कर पाता। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं लेमडा नॉट एम कैलकुलेट कर सकता हूँ थ्योरेटिकली सिर्फ। तो देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, बहुत बड़ा सा पैराग्राफ है, उसको मैं रीड कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। नहीं डिटरमाइन कर सकते प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताया मैंने, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। However, the graph between molar conductance and root C can be extrapolated to obtain the value of molar conductance at infinite dilution. उस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके आप लेमडा नोट एम का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड इन्फोटिकली लेमडा नोट एम निकाल सकते हैं। बट अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे ना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये होता ही नहीं है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो ये भी नहीं होता, ना तो एक्सपेरिमेंटली निकाल पाएंगे, ना इस एक्स्ट्रापोलेशन वाले मेथड से निकाल पाएंगे। अब जो एक्स्ट्रापोलेशन लॉजिक आपने लगाया ना स्ट्रॉन्ग के लिए, एक्चुअली में वीक के लिए ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से। अब वीक में जो है, वीक के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। अब आप सोचिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, होता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, एक पॉइंट के बाद जाके पैरेलल हो जाएगा वाई एक्सिस के, बट टच नहीं करेगा उसको। आपको पता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ टच नहीं करता, एक्सिस को टच नहीं करता, सिंपल सी बात है। y इक्वल टू ई की पावर एक्स अगर आप बनाएंगे या माइनस एक्स बनाएंगे, जो भी है, आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है वो टच नहीं करता है एक्स एक्सिस को, राइट? बिल्कुल वैसा ही है। इसको आप कितना एक्स्ट्रापोलेट कर दो वो पैरेलल हो जाएगा वाई एक्सिस के, बट टच नहीं करेगा उसको। मतलब यहाँ पे दिस मेथड, ये एक्स्ट्रापोलेशन मेथड जो है, दिस मेथड ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये ग्राफ जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, रखना। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये मेथड आप यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो है ये लेमडा नॉट एम या वाई एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, उसको कट ही नहीं करेगा, तो कैसे निकालेंगे? तो चलो दोनों के कंबाइन ग्राफ को मैं बनाता हूँ यहाँ पे। कंबाइन ग्राफ दोनों कैसे दिखेंगे अब देखना ध्यान से, ग्राफ को ध्यान समझना। ये मैंने कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू फिक्स किया सी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे। इस कॉन्सेंट्रेशन पे लेमडा नॉट एम मोलर कंडक्टिविटी जो वाई एक्सिस पे है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर यहाँ पे है तो स्ट्रॉन्ग का थोड़ा ऊपर होगा। स्ट्रॉन्ग में ज्यादा मिलता है, हमें पता है कि यार ये स्ट्रॉन्ग कम मिलेगा, स्ट्रॉन्ग में ज्यादा मिलेगा। अब चलता रहेगा, बट जो स्ट्रॉन्ग है ना उसका जाता है
कुछ इस तरीके से आपको पता ही है, पढ़ा हमने। और फिर एक्चुअली में ये लेमडा नॉट एम है स्ट्रॉन्ग के लिए, तो दोनों को ग्राफ में बताया कि स्ट्रॉन्ग के लिए एटलीस्ट आप थ्योरेटिकली निकालेंगे, नो डाउट वीक के लिए हम निकाल पाएंगे, बट एक्सट्रापोलेशन मेथड से नहीं निकाल पाएंगे, ये बता रहा हूं मैं। दूसरा मेथड आएगा उसके लिए, तो एक्सट्रापोलेशन मेथड से स्ट्रॉन्ग के लिए कैलकुलेट किया जाता है, बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए ये मेथड नहीं लगता, क्योंकि ये वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है ना? यस सर। ठीक है, चलो तो ये काफी करते हैं आज के लिए। आई थिंक इतना सफिशिएंट रहेगा, बहुत ज्यादा हो गया ये। अच्छे खासे नंबर ऑफ पेज हो गए, ठीक है। और कोई डाउट है तो बोलो, डाउट है तो बोलिए, मैं एंड सर कर रहा हूँ फिर, नहीं तो। हाँ सर ये एक बार कंबाइंड ग्राफ फिर से एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, नीचे लिख देता हूँ मैं। अच्छा, जगह भी इतना ही बचा है। ये हो गया, यहाँ पे लेमडा एम है और यहाँ पे रूट सी है, ये इस तरीके से हो गया। तो लेमडा एम है वाई एक्सिस पे, वो आपको बता रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी। देखो, मोलर कंडक्टिविटी जो भी है कब ज्यादा मिलेगा, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ना, डिसोसिएट हो जाता है, आपको केटायन और एनायन आसानी से दे देगा, बहुत ज्यादा ही देगा, बल्कि जितने ज्यादा केटायन और एनायन होंगे ना उतना ही कंडक्टिविटी मिलेगा आपको, क्योंकि कंडक्टिविटी डायरेक्टली डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ आयंस पे। तो आयन कहाँ पे ज्यादा मिलेंगे, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो आप खुद सोचिए कि आपने एक कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू फिक्स किया, एक बार वीक के लिए एक बार स्ट्रॉन्ग के लिए फिक्स कॉन्सेंट्रेशन लिया। जब आप दोनों के लिए कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू फिक्स करेंगे ना, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी आपको ज्यादा मिलेगा, वीक के लिए कम मिलेगा। ये वीक वाला है नीचे, ऊपर स्ट्रॉन्ग है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग में आयन से ज्यादा मिलेंगे आपको, और आयन ज्यादा है तो नो डाउट आपको पता है कि मोलर कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। हाँ, अब आप डाइल्यूट कर रहे हैं, आपको पता है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, आपको पता है, आयनिक में पढ़ाया था मैंने, कि जैसे जैसे डाइल्यूट करते हैं ना, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देंगे ना, तो वीक भी है ना स्ट्रॉन्ग बन जाता है फिर, बट बहुत ज्यादा डाइल्यूशन की जरूरत पड़ती है, ऐसे 10-15 लीटर से कुछ नहीं होता। तो वीक जो है वो भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इसका मतलब वीक अगर स्ट्रॉन्ग की तरफ अप्रोच करने लग गया ना वीक, तो उसका लेमडा एम भी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, वही हो रहा है। आप इधर जा रहे हो ना, एक्स एक्सिस की तरह, अगर कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो आप क्या होगा, जब डाइल्यूट होगा, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, आप इधर से इधर जा रहे हो ना, ओरिजिन की तरफ अप्रोच कर रहे हो, तब डाइल्यूशन बढ़ रहा है। इसका मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो लेमडा एम भी बढ़ता रहेगा वीक के लिए, बट वीक के लिए बढ़ता रहेगा और वीक के लिए चले जाएगा एक बार स्ट्रॉन्ग की तरफ अप्रोच कर जाएगा। बट एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कभी भी कि वाई एक्सिस को क्रॉस कर जाए, ऐसे पार करके नहीं जाएगा, सिर्फ यहीं तक रहेगा। स्ट्रॉन्ग जो है वो तो ऑलरेडी डिसोसिएटेड 100%, उसको क्या ही फर्क पड़ेगा, आप खुद सोचिए। उसमें वाटर मिलाने से फर्क नेग्लिजिबल आता है, हाँ नो डाउट थोड़ा बहुत आता है, बट नेग्लिजिबल आता है। इसलिए उसका ग्राफ मैंने कहा था कि आप बहुत जूम करके देख रहे हैं इसलिए ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज तो आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखेगा वो, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही दिखता है आपको। चलो यहाँ तक बना दिया मैंने। टच इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मैं अगर टच कर दूंगा तो फिर ऐसा लगेगा कि सर ने कॉन्सेंट्रेशन जीरो पे भी ग्राफ बना दिया। कॉन्सेंट्रेशन जीरो तो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए ग्राफ वहीं पे छोड़ दिया मैंने, यहीं पे छोड़ दिया। यह था स्ट्रॉन्ग का और वीक का। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन अब बताइए? नहीं सर। तो बताइए, किसी को कुछ डाउट है तो? ठीक है, चलिए फिर एंड करते हैं इसको, ठीक है। मैं शेयर कर दूंगा ये, और यस सर। रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके, बाय।